बड़े लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हो जाए, मान लीजिए प्रधानमंत्री के साथ हो गया, मान लीजिए गृह मंत्री के साथ हो गया, जहां सहूलियत आएगी खासकर टेक्नोलॉजी के साथ, वहां कहीं ना कहीं क्राइम का स्कोप रहेगा। साइबर क्रिमिनल्स आज की डेट में 24 घंटे इसी में लगे रहते हैं। क्राइम हमेशा बदलता रहता है। आज डिजिटल अरेस्ट है, कल ओटीपी फ्रॉड था, परसों कुछ और होगा। ये स्कैमर्स हर दूसरे दिन अपना ट्रेंड बदलते हैं। 2023 में एम्स पर इतना बड़ा डेटा ब्रीच अटैक हुआ था। न्यूड वीडियोस, न्यूड कॉल्स जो आते हैं, उसका उपयोग कैसे फ्रॉड में किया जाता है। कोई भी रैंडम नंबर से कोई फाइल आ रही हो, मत खोलिए। एआई और चैट जीपीटी की बहुत बात होती है, दोनों में ज्यादा खतरनाक था। देखिए, एआई फादर है, चैट जीपीटी का बेटा है। वॉइस क्लोनिंग के जरिए उन्होंने जो उनकी बेटी की आवाज कॉपी कर ली और फोन पर सुनाई जैसे उनकी बेटी ही बोल रही हो, तो यहाँ वो फंस गए। पकड़े वकड़े कुछ नहीं जाएंगे। आप हमें बता दो, आप हमारा जो बजट है ना, उसमें से अच्छे खासे रखें आपके लिए। आप अपना प्राइस तो बोलो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक दौर था जब लोग अपनी संपत्ति बचाने के लिए, अपने गहने, अपने जेवर, अपने पैसे बचाने के लिए घर में ही किसी कोने में या किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर गाड़ दिया करते थे जहां से चोरी ना हो सके। वक्त बदला, जब कैश आने की शुरुआत हुई तो लोगों ने प्रेफर किया कि कम कैश रखें और बैंक में ज़्यादा पैसा रखें। और जब वक्त निकले और जब काम पड़े तो पैसा कैश में निकाल लें। फिर दौर बदला, डिजिटल युग आया और पैसा आपके मोबाइल में आ गया, मतलब यूपीआई हो गया। अब आप स्कैन कर सकते हैं और पैसा तुरंत कहीं पर भी पे कर सकते हैं, कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बदलते दौर के साथ समस्याएं बहुत हुई। समस्याएं ये हुई कि जो पहले चोरी किया करते थे आपको चाकू दिखाकर, गन दिखाकर, अब वो आपको बेवकूफ़ बनाकर आपका पैसा आपके मोबाइल से निकाल कर ले जाते हैं। और ऐसे ही तमाम फ्रॉड इस वक्त देश में चल रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है सावधानी बरतना, और सावधानी बरतने से ज़्यादा बेहतर है कि उसके लिए पहले से सतर्क किया जाए लोगों को, ताकि ऐसी गलतियां उनसे ना हो सकें। तो आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जो कि पेशे से वकील हैं और साइबर एक्सपर्ट भी हैं। साक्षर दुग्गल जी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है एनवेफ न्यूज़ पर आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही, बदलते दौर की जो मैंने जिक्र किया, बदलते दौर में समस्याएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। समस्याएं बढ़ गई हैं, लेकिन साथ ही साथ सहूलियत बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी, जैसा आपने कहा, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो हमें लगता है हमारे आसपास सब सहूलियत का ज़माना है। मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपके पास लैपटॉप है, स्मार्ट, आजकल तो ज़माना स्मार्ट एसी का, स्मार्ट टीवी का भी है। और अगर मैं गांव तक की बात करूं, आजकल हर किसी के पास फ़ोन तो ज़रूर है, स्मार्टफोन होना हो, फ़ोन ज़रूर है। तो हमें लगता है कि हाँ, सहूलियत बहुत है, लेकिन साथ ही साथ ये इंसानी फितरत है। अनफॉर्चुनेटली इंसानी फितरत है कि हम देखते नहीं हैं कि जहाँ सहूलियत आएगी खासकर टेक्नोलॉजी के साथ, वहाँ कहीं ना कहीं क्राइम का स्कोप रहेगा। और साइबर क्रिमिनल्स आज की डेट में 24 घंटे इसी में लगे रहते हैं कि जो भी चीज़ आप, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, आपका लैपटॉप हो, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप अगर हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ उसमें ऐसा एक लूप होल निकाला जाए, कहाँ ऐसी एक कड़ी निकाली जाए जिसमें उसका फ़ायदा उठा सकें और आपके साथ ठगी कर सकें। तो ये जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है, मतलब इसकी शुरुआत कैसे होती है? कोई साइबर क्राइम जब होता है, कोई फंसता है, तो कैसे शुरुआत होती है? उसकी सतर्कता क्या होनी चाहिए कि भाई हाँ, कैसे अंदाज़ा लगाए कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो सकता है? देखिए, पहला तो मैं बोलूँगा कि एक और सवाल यहाँ पे आता है कि साइबर क्राइम भारत में इतना क्यों बढ़ रहा है। पहले मैं इस मुद्दे पे आता हूँ। इसके पीछे एक बहुत ही सरल लॉजिक है। वो ये है कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा आबादी है वो भारत में है। हमारे यहाँ डेटा सस्ता मिलता है, हमारे यहाँ डेटा का इस्तेमाल बहुत होता है, और हमारे यहाँ जो डेटा से इस्तेमाल करने के बाद क्राइम्स भी हैं, इस चक्कर में बढ़ रहे हैं। अगर आप ये कॉम्बिनेशन देखेंगे तो किसी भी साइबर क्रिमिनल के लिए ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन है। यानी कि उसके लिए तो दावत का एकदम एक दावत जैसी एक सिचुएशन पैदा हो चुकी है, जहाँ पर उसको पता है कि मैं लोगों को बेवकूफ़ ज़रूर बना सकता हूँ। अब जहाँ तक आपका सवाल है कि साइबर क्राइम होते क्यों हैं, इतने बढ़ क्यों रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत, आप माने या ना माने, हमारी मानसिकता से होती है। अब आप पूछेंगे मानसिकता का क्या इसमें रोल है? आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम कानूनों की बात करते हैं, मानसिकता कहाँ से आती है? आज की डेट में आप कहीं पर भी देखें, इंसान गरीब हो, अमीर हो, किसी भी शहर से हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान की जो मानसिकता है
उसमें कई इमोशंस हैं। फॉर एग्जांपल आप हंसते हैं, रोते हैं, आपको डर लगता है, आपके अंदर लालच है। अगर आप सारे साइबर क्राइम्स देखें तो कहीं ना कहीं इस सब पर आते हैं। कभी आपको लालच देके ठगी करी जाएगी, कभी आपको डराया जाएगा, कभी आपको धमकाया जाएगा, कभी आपको हैरान किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मानसिकता सबसे पहला पहलू है। पहला। दूसरा, हाँ ये ज़रूर है कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, हमें लगता है मॉडर्न हो चुके हैं, जबकि अनफॉर्चुनेटली सच्चाई तो यहाँ मॉडर्न नहीं हो रखी। हमारे पास डिवाइस ज़रूर है लेकिन मॉडर्न नहीं हो रखे। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपके पास महंगी गाड़ी है इसका मतलब ये नहीं आपको गाड़ी अच्छी तरीके से चलाना आता है। हमारा वही हाल है, हमारे पास महंगी गाड़ी यानी स्मार्टफोन्स वगैरह ज़रूर हैं, बट चलाना नहीं आ रहा है हमें, क्योंकि ना हमें ये पता है इसके इर्द गिर्द कानून क्या है, ना हमें बेसिक चीज़ें पता है कि अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं आपका डेटा कहाँ जा रहा है, साइबर क्रिमिनल कैसे उसका इस्तेमाल करके आपके साथ ठगी कर सकते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जिस पर मैं हमेशा जोर डालता हूँ वो ये है कि क्राइम हमेशा बदलता रहता है। आज डिजिटल अरेस्ट है, कल OTP फ्रॉड था, परसों कुछ और होगा। तो हमें, अगर आप आज की डेट में स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी भी वर्ग से हैं, आपकी उम्र क्या है, आप लड़का हैं या लड़की हैं, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास कौन सा फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो कल को जब उस फ्रॉड का शिकार आप होने वाले होंगे तो चांसेस काफ़ी हाई हैं कि आप उसका शिकार ज़रूर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इस शिकार से बचने के उपाय शुरुआत में ही बता दिए, क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहला तो मैं हमेशा कहता हूँ, आप इंटरनेट के ज़माने में आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। आज के ज़माने में जब AI जिसकी हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इतना बढ़ गया है कि आप किसी की आवाज़ की नकल कर सकते हैं। आप अगर आजकल फ्री सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, जहाँ आप किसी की आवाज़ लीजिए और उसकी आवाज़ में कुछ भी बुलवा सकते हैं आप। तो अगर आपको ऐसे, मान लीजिए ऐसे कितने केस मैंने देखे हैं, जैसे अभी एक हफ्ता पहले एक लाइव केस है, हमारे पड़ोसी हैं, उनको मेरे को कॉल आता है रात के 11 साढ़े 11 बजे। तो मैंने पूछा क्या हो गया, रात को इतना कॉल आया। कह रहे मेरा बेटा फंसा हुआ है। तो उनका बेटा अभी कॉलेज में है, वो दूसरे शहर में पढ़ रहा है। कह रहे मेरा बेटा फंसा हुआ है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, और पुलिस रिश्वत के लिए, वो पुलिस वाले का ही कॉल आया कि अगर आप हमें आप अपने बच्चे को छुड़वाना चाहते हैं तो आप हमें इतने पैसे दे दीजिए। तो उनका डर के हमारे कॉल आया, और वो पैसे ट्रांसफ़र करने वाले थे। वो तो भगवान की कृपा है कि उनका नेट अच्छी तरीके से नहीं चल रहा था, वरना वो ट्रांसफ़र कर चुके होते। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, समझाया, फिर हमने पहले पता किया, अच्छा लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब सबसे मैं बताता हूँ क्यों नहीं उठा रहा था। साइबर क्रिमिनल्स ने उस समय क्यों कॉल किया, क्योंकि उस समय उनका बेटा जनरली सो जाता है। ये उपलब्ध देखा गया हमेशा बार बार कि उनका बेटा जल्दी 10:30 से 11 बजे के बीच सो जाता है। तो जब वो उसको उस समय कॉल कर रहे थे, वो नहीं उठा रहा था कॉल, तो उनको लगा सच में मेरे बेटे को पकड़ लिया गया है। बाद में पता लगा, हमने रुकवाया ये, बाद में जब उसको बार बार कॉल किया तो 12 साढ़े 12 पता लगा वो तो आराम से सो रहा था। लेकिन जो आवाज़ थी बेटे की, वो इस्तेमाल करी गई थी फ़ोन पे। पुलिस वाले ने कॉल किया कि आपका बेटा जो है पुलिस थाने में है, इसने कोई जुर्म किया है। और जब बेटे से बात कराई, बेटा फ़ोन पर नहीं था, पर उसकी आवाज़ का इस्तेमाल किया गया था। और अगर कोई भी इंसान हो, वो इसके बहकावे में ज़रूर आ सकता है। तो पहला, आप विश्वास नहीं कर सकते, आपको नहीं पता दूसरी जगह, चाहे वो कोई अकाउंट हो, कोई कॉल हो, कोई वीडियो तक हो। आज डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से हम वीडियो को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। बाहर ऐसे कितने केस हुए हैं जहां पर हम जूम का ज़माना है, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ज़माना है, आप सामने किसी की वीडियो नहीं पकड़ सकते हैं। जब ऐसा ज़माना आ गया तो आप किसी पे भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो पहला मूल सिद्धांत है, भरोसा ना करिए। दूसरा, अगेन, आप कहीं पर भी हों, कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए आपका डेटा कहाँ जा रहा है। आज के ज़माने में हम कितने ऐप्स डाउनलोड करते हैं, किसी भी इंसान के फ़ोन में करीब 30 से 50 ऐप्स होते हैं लगभग। उन ऐप्स में कितनी बार आप उल्टी सीधी परमिशंस दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऊबर, ओला, हम सबको पता है शुरू में ये बहुत बड़ा केस हुआ था, जहां ऊबर, देखिए अगर ऊबर को काम करना है उसको आपकी लोकेशन की तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन लोकेशन के अलावा आपका फ़ोन नंबर, आपकी गैलरी, आपके मैसेजेस, उसका एक्सेस ऊबर को ना दिया जाए, मतलब उसका कोई सेंस नहीं बनता कि ऊबर क्यों मांग रहा है। लेकिन हम क्या करते थे, हम सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते थे, हम सब में हाजिरी दे देते थे कि हाँ क्या फ़र्क पड़ता है, हम कौन से मुकेश अंबानी हैं, हमारा डेटा ले भी लिया तो क्या हो जाएगा। लेकिन यही जो लापरवाही हम करते हैं बार बार, उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप कोई भी डेटा आज किसी को भी दे रहे हैं, किसी कंपनी को दे रहे हैं, आपको नहीं पता उसका गैर इस्तेमाल कैसे हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कंपनी करेगी, लेकिन अगर कोई साइबर क्रिमिनल ने कंपनी पर ही अटैक कर दिया और सारा डेटा ले लिया, तो साइबर क्रिमिनल आप पर ज़रूर हमला कर सकता है। तो दूसरा, आप पहला हमने बात की कि आप भरोसा मत करिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए आपका डेटा कहाँ जा रहा है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है आपके आसपास, जैसा मैंने पहले भी कहा है, आसपास हो क्या रहा है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि जितने मैंने अब तक ट्रेंड देखा है,
अलग अलग साइबर क्राइम होते हैं। जैसे मान लीजिए डिजिटल अरेस्ट, आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारी जनता है अगर वो सुन लेती है तो उनको लगेगा चलो अब हमें सब पता है, अब कोई फिक्र करने की बात नहीं है। बिल्कुल पता है, लेकिन आज से अगले 1 महीने 2 महीने बाद जब कोई नया स्कैम आएगा, उसके लिए पॉडकास्ट तो बाद में बनेगा जब वो स्कैम हो रहा होगा। लेकिन इंटरनेट पर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें ज़रूर पता लग जाएंगी कि हाँ ये नया स्कैम आ रहा है। हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो इंसान है, हमें लगता है हमें बहुत कुछ पता है, मॉडर्न ज़माने के लोग हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ मॉडर्न नहीं है, आपको बार बार पता होना चाहिए कि ये स्कैमर्स हर दूसरे दिन अपना ट्रेंड बदलते हैं। जैसे डिजिटल अरेस्ट का मैंने एग्जांपल दिया, आज इतनी बातें डिजिटल अरेस्ट की हो रही हैं, इंडिया में पता लग रहे हैं कि हाँ अलग अलग केस आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है स्कैमर्स क्या यही सेम तरीका अपनाएंगे? वो कुछ नई तकनीक लाएंगे, कुछ नया तरीका लाएंगे जिसकी मदद से आप पे फिर अटैक कर सकें। बिल्कुल। लगातार बात होती है कि जब मोबाइल में कोई भी ऐप अलाउ एक्सेस वाली, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, अगर हम अलाउ एक्सेस नहीं करते हैं तो उससे बचने का कोई तरीका है? देखिए इसके 2 पहलू हैं। पहला तो अनफॉर्चुनेटली कहीं कोई ऐप्स कहते हैं कि अगर आप ये 3-4 चीज़ें अलाउ नहीं करते तो आपको ऐप ही यूज़ नहीं करने देंगे। ऐसा बहुत होता है। तो आपको, अगर आपको लगता है वो ऐप बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा जो 70% केसेस में देखा गया है, हर चीज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, टर्म्स एंड कंडीशन का एक बड़ा सा पेज आता है, वो आप ज़रूर एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना उसके पॉइंट्स पढ़े। मैं मानता हूँ थोड़ा बोरिंग हो सकता है कि इतना लंबा चिट्ठा कौन पढ़े, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिए, जो भी चीज़ इंटरनेट पे आपको फ्री दी जा रही है, कहीं ना कहीं उसमें झोल है। क्यों? क्योंकि दुनिया में फ्री नामक चीज़ कुछ नहीं होती है। उनको आपका डेटा चाहिए, इसीलिए वो फ्री है। आप बड़े से बड़े सर्च इंजन्स देख लीजिए, आप गूगल देख लीजिए, आज चैट जीपीटी आ गया वो देख लीजिए, प्ले स्टोर पर ऐप्स देख लीजिए। ये फ्री क्यों है? ये फ्री इसलिए नहीं है क्योंकि आप पे मेहरबान है, वो इसलिए है, वो आपका डेटा चाहते हैं। आप जब इधर आते हैं, आप जैसे गूगल पे हैं, आप सर्च करते हैं 4 चीज़ें, आपने जब वो ऐप डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है और सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, आपका बहुत सारा डेटा का एक्सेस आ जाएगा गूगल या चैट जीपीटी के पास। जैसा मैंने चैट जीपीटी का एग्जाम्पल दिया, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में साफ लिखा हुआ है कि अगर आप हमारा ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हमें 4 से 5 ये कुछ चीज़ों का आप हमें कंसेंट देते हैं, यानी आप हाँ भर रहे हैं कि हाँ ये सारा डेटा हम आपसे ले सकते हैं। तो इस वजह से ये फ्रॉड बहुत आसान हो जाते हैं। क्या ये जो लेते हैं आपके डाटा, ये बेचते भी हैं लोग? ये बेचते हैं, डार्क वेब पे बेचते हैं। आप पूछेंगे डार्क वेब क्या होता है? देखिए डार्क वेब, मान लीजिए ये कप है, ठीक है, अगर एक कप है तो इसमें से अगर पानी पूरा भरा हुआ है तो इतना थोड़ा पार्ट 5% तक हम, जिसको हम गूगल बोलते हैं, वो है। 15% आपका अलग अलग नेटवर्क्स आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी सरकार बात करती है एक दूसरे से, प्राइवेट एजेंसीज एक दूसरे से बात करती हैं, जिसको हम VPN बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और जो 70% है इंटरनेट का, वो डार्क वेब है। अब डार्क वेब के नाम से ही जैसा आप जान सकते हैं, डार्क यहाँ होता क्या है? यहाँ पूरा अंधेरा है। अंधेरे से मेरा क्या मतलब है? यहाँ जो भी आता है सब अनोनिमस होते हैं। अनोनिमस का क्या मतलब है? आपको नहीं पता आप किससे बात कर रहे हैं सब। और इसका फ़ायदा भी यही है, सारी इलीगल एक्टिविटीज़, चाहे वो डेटा का लेन देन हो, चाहे वो किसी को सुपारी देना हो, चाहे वो, मतलब हमने तो ऐसे ऐसे केस तक देखे हुए हैं जहाँ पर डार्क, जैसे मान लीजिए किसी को किडनैप किया है, डार्क वेब पे लाइव वीडियो कॉल पे उसको ला दिया जाता है और बोली लगाई जाती है कि अब आप बताइए इसके साथ क्या करना चाहिए। कुछ पैसे किसी ने ट्रांसफ़र किए, इसका कान काट दो, तो कान काट दिया जाता है। कुछ पैसे और ट्रांसफर किए, इसको मार दो तो मार दिया जाता है। मतलब सारी जो सैडिस्टिक एक्टिविटीज होती है वो डार्क वेब पे होती हैं। लेकिन ये होती क्यों है? होती इसलिए हैं क्योंकि दोनों पार्टीज, डार्क वेब में आप, पहली बात तो आप किसी नॉर्मल ब्राउजर से नहीं जा सकते। एक ब्राउजर होता है जिसको हम कहते हैं टॉर ब्राउजर या अनियन राउटर ब्राउजर, उसके इस्तेमाल से आप डार्क वेब के अंदर घुस सकते हैं। गूगल से आप डार्क वेब में नहीं जा सकते, पहला। दूसरा, जब आप डार्क वेब के अंदर जाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता और दूसरों की भी आइडेंटिटी आपको नहीं पता, तो खुल्लम खुल्ला क्राइम होता है। क्राइम का बेसिक मकसद क्या है? कि मुझे ना पकड़ा जाए। तो जब आपको पता है ऐसी दुनिया है जहाँ मैं कुछ भी कर रहा हूँ और मेरे को कोई पकड़ नहीं सकता, कोई ये नहीं जानता मैं हूँ कौन, तो आप खुल्ला खुल्ला कुछ भी करेंगे। लोगों की सुपारी दी जाती है। आपका डेटा, जब भी कोई बहुत बड़ा हैक होता है, आप कितनी बार न्यूज़ में सुनते होंगे कि यहाँ इतनी बड़ी कंपनी का डेटा ब्रीच हो गया। 2023 में एम्स पर इतना बड़ा डेटा ब्रीच अटैक हुआ था, जहाँ मेडिकल डेटा आम नागरिक का भी, और जो VIPs, हमारे देश के बड़े से बड़े VIPs एम्स में जाते हैं, टॉप का अस्पताल है, जब वहां पर हैक हुआ, सारा का सारा मेडिकल डेटा डार्क वेब पे बिकने लगा। और अब आप पूछेंगे ये बिकता क्यों है? अगर मान लीजिए मैंने हैक किया, मैं बेच रहा हूँ डार्क वेब पे, मुझे तो पैसे मिल गए, बट जिसने खरीदा है वो किसी और तरीके से आपको टारगेट करेगा। आधार, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे महत्वपूर्ण डेटा है आज की डेट में, चाहे आप गाँव से हो शहर से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अनफॉर्चुनेटली भारत में हमने आधार को अपना राशन बना दिया है। जहाँ जाते हैं हम आधार कार्ड दे देते हैं। ज़रूरी नहीं है आधार कार्ड देना। ये मैं हमारी जनता को बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट तक की जजमेंट अभी ये कहती है कि आपको अपना आधार कार्ड देना मैंडेटरी नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है। आप कुछ और दे सकते हैं, अपना ड्राइवर लाइसेंस दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। आधार क्यों नहीं देना? आधार क्यों देना? क्योंकि आधार में आपके बायोमेट्रिक्स जुड़े हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप आज के युग में आप अपना नाम बदल सकते हैं, अपनी शक्ल बदल सकते हैं, अपनी लोकेशन बदल सकते हैं, लेकिन जो बायोमेट्रिक्स यानी आपकी आँख का स्कैन, आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो नहीं बदल सकते हैं, और वो आधार में जुड़े होते हैं। पहला। दूसरा, आधार काफ़ी जगहों से कनेक्टेड है। आपके बैंकिंग रिकॉर्ड उससे कनेक्टेड हैं, आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स भी उससे कनेक्टेड हैं। तो जब एक जगह पर सारी चीज़ें मिल रही हैं और आप वो परोस रहे हैं साइबर क्रिमिनल को, परोसने का मतलब ये आप आधार कार्ड इधर उधर बांटे जा रहे हैं। मतलब आप जैसे होटल में आप जाते हैं, होटल में आप स्ट्रेट अवे क्या बोलते हैं? आप जाएंगे रिसेप्शन पे, वो आपको बोलेंगे जी आप आधार कार्ड दे दीजिए। आधार कार्ड की कॉपी होती है। अब आप सोचेंगे ऑनलाइन कॉपी तो है नहीं, फिजिकल कॉपी का क्या? बहुत से लोग उसमें पेन भी चला देते हैं। हाँ, पेन भी चला देता है। लेकिन अब ये नहीं समझ रहे हैं कितने स्कैम्स ऐसे शुरू ही होते हैं कि किसी होटल वाले को या किसी हॉस्पिटल या किसी कंपनी जहाँ ऐसे आधार सबमिट होते हैं, पैसे दे दिए, फिजिकल कॉपीज ले आइए। वो जो नंबर आधार का है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो कैंसिल वैंसिल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो नंबर मेरे पास आ गया आपके आधार का, मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, और आज नहीं, मैं पूरी लाइफ अलग अलग तरीकों से आपको टारगेट कर सकता हूँ। क्यों? एक बार मेरे पास आपका आधार आ गया तो मेरे पास एक्सेस मिल गया और 4 जगह आपको अटैक करने का। तो कुछ भी हो जाए, आधार ना दीजिए। और जैसा बहुत लोग कहते हैं मैंडेटरी है, सरकार बोलती है, और सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट अब ये बोलता है कि मैंडेटरी नहीं है अपना आधार देना। ये जो बिकता है कितने तक में बिकता होगा एक आम नागरिक का डाटा? देखिए बिकने के लेवल अलग है, लेकिन अगर मैं मिनिमम में जाऊं 10 पैसे में भी बिकता है। अब आप पूछेंगे मेरा डेटा इतना सस्ता कैसे है? तो सिर्फ ऐसा नहीं कि 1-2 बंदों का डेटा बिक रहा होता है, वो पूरे बल्क में होता है कि 50,000 लोगों का डेटा, 5,000 लोगों का डेटा। बोली उस हिसाब से लगाई जाती है किस टाइप का डेटा है वो। मैंने VPN की बात की, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, डार्क वेब पे ये डेटा महंगा बिकता है। अब आप पूछेंगे महंगा क्यों बिकता है? जब कोई भी इंसान VPN इस्तेमाल करता है, मैं जनता को बताना चाहूँगा अगर सरल भाषा में VPN होता क्या है। अगर आप अपने फ़ोन में VPN डालते हैं तो VPN से आपकी लोकेशन ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। VPN का मतलब ही होता है कि आपने एक तरीके से अपनी लोकेशन छुपा दी और एक प्राइवेट नेटवर्क बन गया जहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं। वो डेटा इसलिए महंगा बिकता है बिकॉज सबको पता है कि अगर कोई इंसान VPN इस्तेमाल कर रहा है तो या तो कोई बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होगी या कोई उल्टे सीधे काम के लिए कर रहा है, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स जनरली ये सब करते रहते हैं। VPN का इस्तेमाल करते हैं कि जब भी उनकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए मतलब पुलिस लगे तो फिर लोकेशन ट्रैक ना हो पाए। तो अलग अलग टाइप के डेटा बिकता है, और सबसे ज़्यादा महंगा डेटा जो डार्क वेब या कहीं पर भी बिकता है वो आपका मेडिकल रिकॉर्ड्स, आपके बैंकिंग रिकॉर्ड्स। जिसका आंसर बहुत सरल है, किसी के पास आपके बैंकिंग रिकॉर्ड्स आ जाएं तो उसके लिए बहुत आसान है आपको फाइनेंशियली टारगेट करना। किसी के पास आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएं, मेडिकल रिकॉर्ड्स लोग सोचते हैं क्या ही हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है इससे। अगर मान लीजिए मुझे, जैसे मैंने एम्स का एग्जाम्पल दिया, किसी बड़े VIP को अगर मुझे पता है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो मैं तो कहीं से भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ। और सबसे मज़े की बात, एम्स का अटैक इंडिया से नहीं हुआ था, बाहर से हुआ था। तो अगर कोई बाहर की कंट्री का बंदा आपके यहाँ अटैक कर रहा है, उनको इतना मेडिकल क्रूशल डेटा पता लग गया, उस VIP को मुझे टारगेट करना है तो मैं तो कैसे भी टारगेट कर सकता हूँ। आधार कार्ड में ये भी कहते हैं कि अगर आप अपने कुछ नंबर छिपा के वो प्रिंट ले लीजिए तो उससे थोड़ा बच सकते हैं, होता है ऐसा? देखिए, एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है, एक और मूल सिद्धांत। मैं मूल सिद्धांत की बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग ना हमेशा अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं, आधार, साइबर क्राइम। अगर आपको मूल सिद्धांत समझ आ जाए तो आने वाले टाइम में कोई भी क्राइम होगा आप ये 5-6 चीज़ें इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो जो मूल सिद्धांत ये है, आप साइबर की दुनिया में 100% सिक्योरिटी कहीं नहीं है। साइबर सिक्योरिटी कंपनी भी ये नहीं कहती 100% सिक्योरिटी, 99.9%। जैसे डिटॉल का ऐड आता था ना, 99.9% कीटाणु मारेगा, 0.1 की कोई गारंटी नहीं देता। साइबर क्राइम का भी सेम हाल है। तो गवर्नमेंट आपको ज़रूर ये फैसिलिटी देती है कि आप अपना आधार मास्क करा सकते हैं। मास्क कराने का मतलब ये जो वो डिजिट्स हैं उसमें से आधे डिजिट छुपा सकते हैं। सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ जाती है, एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी ज़रूर आ जाती है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं कि आप मास्क हो गया तो आधार का भी बांटिए। कहीं कहीं जगह आपको लगता है कि और कोई चारा नहीं बचा, आधार ही देना पड़ेगा, तो मास्क करके दीजिए। वरना ये मत समझिए कि अगर मैंने मास्क कर दिया तो पूरी सिक्योरिटी है। 50% सिक्योरिटी मैं कहूँगा। UPI स्कैम भी खूब चल रहा है। UPI स्कैम क्या है, इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं आपके? अभी हाल फिलहाल में हमारे आसपास भी, मेरे ऑफिस में 2 ऐसे केसेस हो चुके हैं। एक हमारा कैमरामैन राहुल, उसने तो वो तो डिजिटल अरेस्ट में उसके पापा फंसे, 20,000 रुपये देना पड़ा। एक और हमारी कलीग 90,000 उसके चले गए घर के। तो ये UPI स्कैम जो है, इससे बचने के क्या उपाय हैं? मैं अभी आपको कल का किस्सा बताता हूँ। तो मैं कल अपने दोस्त के घर गया था,
दिवाली पार्टी थी हमारी, तो मैं वापसी आ रहा था, लेट हो गया था, तो मैं गाड़ी नहीं लाया था, मेरे को मैंने ऑटो बुक कर दिया, घर पास में था, मैंने कहा ठीक है। अच्छा, ऑटो में मैं जा रहा हूँ, तो रात को नींद आ रही है, मेरी थोड़ी आदत है, मैं बात कर लेता हूँ जब नींद आ रही होती है, तो मैं उससे बात कर रहा हूँ और मैंने कहा कि जी मतलब चीज़ें पूछूँ अलग अलग। तो आजकल ऑटो के पास क्या होता है, ऑटो वालों के पास हमेशा ना वो QR कोड लगा होता है उनके यहाँ पे। मैंने ऐसे ही पूछ लिया, भैया मेरे पास तो UPI भी नहीं है, मैं आपको कैश दे सकता हूँ? कहते हैं भैया मेरे को कैश ही दो, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है भैया मुझे ना हफ्ते पहले किसी ने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, सुबह 8 बजे, जब मैं तो मतलब ऑटो में नहीं चला रहा था, तब मुझे किसी ने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए 300 रुपये। तो और फिर मैसेज आता है कि जी 300 रुपये गलती से ट्रांसफ़र हो गए हैं, आप मुझे 300 रुपये वापस ट्रांसफ़र कर लीजिए, ये है लिंक। वो लिंक भेज दिया, वो लिंक पे क्लिक कर दिया, उसके पास जो पूरे उसने 4-5 दिन के जो भी कमाए होंगे इस अकाउंट में सारे चले गए। अब इसमें मॉरल क्या है, इससे निकला क्या? QR कोड जो हम इतने लगे ऐसे लगा के घूमते रहते हैं, ये क्या है? आप हम नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं मान लीजिए अगर आपने QR कोड लगाया, मैंने उसकी फ़ोटो खींच ली, वो फ़ोटो मैं कहीं भी ट्रांसफ़र, हमें लगता है कि पैसे आ ही तो रहे हैं, बट ऐसे कितने क्राइम हमने देखे हैं जहाँ पैसे शुरू में तो आते हैं, या तो बंदा बोलेगा जी गलती से हो गया मुझे वापस कर दीजिए, या फिर पीछे एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था जहाँ बंदा थोड़े से आपको पैसे ट्रांसफ़र करता है और बोलता है मैं आपको 2 रुपये दूंगा, आप मुझे मतलब मैं आपको 2 रुपये दूंगा, आपके 4 रुपये बन जाएंगे, आप मुझे 4 रुपये देंगे, मैं आपको 8 बनाऊंगा, मतलब 1 का डबल करूंगा। करते 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 लाखों चले जाते हैं। तो ये एक तरीका हो गया पहला। दूसरा UPI स्कैम, जहाँ तक आपने बात की है, UPI सेफ तो नहीं है। मैंने शुरू में ही बोला था, जहाँ सहूलियत आ गई वहाँ क्राइम का स्कोप पूरा है। UPI सहूलियत पूरी देता है आपको, लेकिन क्राइम का पूरा स्कोप इसलिए भी रखता है, पहला हम लोग अपने मेन अकाउंट जो बैंकिंग अकाउंट है वो UPI से जोड़ देते हैं कि अगर UPI में कुछ स्कैम हुआ तो सीधा हमारी जो सारी सेविंग्स वगैरह सब चली जाती हैं, पहला। दूसरा, आप UPI में एक बात याद रखिए, कहीं से भी रैंडमली कोई भी बंदा जिसके पास आपका नंबर है, जिसके पास या तो QR है, वो आपको पैसे भेज सकता है। और जैसा कि मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए, इन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू अलग अलग स्कैम होते हैं। ये तो प्रॉब्लम हो गई, बचा कैसे जाए? आप नंबर 1, रैंडम कहीं से भी पैसे एक्सेप्ट मत करिए। अगर आ रहे हैं आपके पास, या तो रख लीजिए, मैं तो ये बोलता हूँ रख लीजिए, वो मत करिए। अगर कोई बोलता है जी ये है वो है, आप अलग अच्छे बनने की जरूरत नहीं है, अच्छे बनने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम ही यही है कि आपकी अच्छाई का दुरुपयोग किया जाता है हर समय पर। ये जो हम इतने कॉल्स देख रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये अच्छाई का तो फायदा उठाया जा रहा है। आप भोले हैं, आप बातों में आ जाएंगे। UPI कभी भी आप ऐसे कितनी बार होता है ना, आपको पैसे आ जाते हैं, वो कहते हैं वो गलती से हो गया। गलती से आपको कोई 1500, 2000 रुपये, 300 रुपये ट्रांसफर नहीं करेगा, बहुत कम चांस है। 100 में कभी एक हो गया, 100 में कभी एक हो गया। और अगर इतना ही है आपको, जैसे एक बार मेरे पास भी हुआ था, मेरे UPI में आ गया था अमाउंट, तो मैंने उसको बोला, और 5000 रुपये थे, तो मैंने बोला आपको मैं किसी और उससे दे देता हूँ। तो मैंने उसको बाकायदा RTGS कराया उसका कि मैं 5000 रुपये तो मैं RTGS करके दे दूंगा, बट UPI से नहीं दूंगा, क्योंकि वो क्या मैलवेयर डाल रहा है, क्या चीज़ आपके सिस्टम में आ रही है, वो आपको नहीं पता। दूसरा, एक प्रैक्टिकल एडवाइस ये है, मैं ये नहीं बोलूँगा UPI इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, मैं पर्सनली इतना UPI इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इतना बोलूँगा एक दूसरा अकाउंट बनाइए और उसमें उतने ही पैसे रखिए जितना आपके हफ्ते की यूसेज है, महीने की यूसेज है, कि कल को खुदा ना खास्ता आपके साथ हो भी गया स्कैम तो 5, 7, 8 हज़ार ही जाएंगे। अपने मेन अकाउंट से ना जोड़िए इस आलस के मारे कि यार फिर से मेरे को उस अकाउंट में पैसे भरने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार साइबर क्रिमिनल को सिर्फ एक मौका चाहिए, एक मौका मिल गया तो लाखों हज़ारों का नुकसान हो जाता है। अब लीगल वे क्या है? अगर इससे मान लिया हो गया स्कैम, फिर लीगल तरीका क्या है, कहाँ जाएं, कैसे? सबसे पहला, अगर पैसा आपके वापस आ सकता है? पैसा वापस, अब मैं इसका आंसर देता हूँ। अगर आपके साथ स्कैम हो गया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, कोई भी स्कैम हो गया, OTP हुआ, डिजिटल अरेस्ट हुआ, कुछ भी हुआ, पहला 1930 जो गवर्नमेंट का ही नंबर है, साइबर सिक्योरिटी पोर्टल, वहाँ आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा cybercrime.gov.in, ये अगेन गवर्नमेंट की वेबसाइट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वहाँ करके ही काम हो जाएगा, वो बेसिक ड्यू डिलिजेंस, यानी ये बेसिक चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है, चाहे अमाउंट कितना भी हो। अब आता है तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू। मैंने कुछ पहले भी पॉडकास्ट में बात की थी कि RBI नोटिफिकेशन है जो कहती है, ये RBI नोटिफिकेशन पहले ही आई थी, आज 6 साल हो चुके, 6-7 साल हो चुके हैं इसको। बैंक पैसा देगा वो? हाँ, बैंक पैसा देगा। लेकिन अब जब मैं बोलता हूँ तो लोग कहते हैं ये तो झूठ है, बैंक पैसे नहीं देता। अगर आपको नोटिफिकेशन के ऊपर की लाइन नहीं पढ़नी, आप पूरा उस नोटिफिकेशन को पढ़िए। और पीछे नोटिफिकेशन में चेंज भी हुआ है, तो अब चेंज ये हो गया है कि अगर ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, आप 72 आवर्स यानी 48 घंटे के अंदर आप बैंक के पास, आप प्रॉपर रिटर्न, वर्बल नहीं, रिटर्न में बैंक को भेजिए कि मेरे साथ ये सब हो गया है। लेकिन अब सबसे मेन पॉइंट आता है। मेन पॉइंट ये है, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी लापरवाही थी, नहीं थी, और अगर थी भी तो कितनी थी। क्योंकि अगर ज़्यादा लापरवाही हुई
तो बैंक आपकी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन कम लापरवाही हुई या फिर आपको लगता है बैंक ने ही लापरवाही कर दी, ऐसे कितने केस होते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, ऐसे कितने केस होते हैं जहाँ पर जैसे अगर मैं किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो जब वो लिमिट पार होती है या बड़ा अमाउंट ट्रांसफर होता है तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस बंदे को कॉल करना कि सर या मैम आपके इतने पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, सब ठीक तो है, चेक करने के लिए। कभी कभार बैंक से नहीं करते हैं। अगर तब नहीं किया बैंक ने तो आपके पास बिल्कुल मौका है बोलने का कि देखो जी मैंने तो बेवकूफ़ी की, लेकिन बैंक ने जो है उसने भी तो चेक नहीं किया, तो कहीं ना कहीं स्कोप मिल जाता है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में जैसा कि हमें पता है 70% प्लस केसेस में गलती बंदे की ही होती है। होशो हवास में वो पैसे ट्रांसफर कर रहा है तो आपकी लापरवाही उसको कहलाई जाएगी। तो पैसे एक बार गए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप पैटर्न समझिए ना। अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए किसी एक अकाउंट में नहीं जाएंगे, वो 1 लाख जाएंगे 100 अकाउंट्स में या 10 में जाएंगे। छोटा छोटा मतलब 1 लाख को आपने 1000 में ट्रांसफर किया, 1000 को आपने तोड़ा 100 में, 100 को तोड़ा 5 रुपए में, कितने अब इतने मान लीजिए अगर अब 100 प्लस अकाउंट्स में पैसे जा रहे हैं आपके, तो पुलिस कितनी भी एफिशिएंट क्यों ना हो, कितनी भी काबिल क्यों ना हो, एक एक अकाउंट में जांच पड़ताल नहीं कर सकती है। और वो बैंक अकाउंट्स में आप जब तक वो किसी एक केस पे जाएगी तब तक दूसरा केस आ जाएगा। तो पैसे आने की उम्मीद कम से कम ही रखिए जब तक आपने सारी चीज़ें सही कर रखी हैं और बैंक की तरफ से लापरवाही है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण यह है, अगर आपको लगता है जैसे कितने केसेस होते हैं बड़े बड़े अमाउंट 50 लाख 60 लाख, इतना बड़ा अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो आप कोर्ट में ज़रूर जा सकते हैं। आप किसी अच्छे वकील को पकड़िए और कोर्ट में जाइए। लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए 100% गलती आपकी, सारे उल्टे काम किए और आप बोले जी मेरे पैसे वापस कर दो। आपको अगर लगता है कि 50-50 केस भी है, गलती थोड़ी मेरी थी, मेरे को पता नहीं था, कुछ भी हो गया, आप फिर भी कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, ये जो साइबर क्रिमिनल होते हैं ये मैनिपुलेट भी कर लेते हैं लोगों को। जैसे हमारे यहाँ एक केस हुआ, बंदे के अकाउंट में मतलब रिचार्ज नहीं था, फिर भी उसने रिचार्ज किया, फिर OTP भेज दिए, 86,000 रुपये चले गए। मैनिपुलेट भी कर लेते हैं या डरा के करते हैं? एक टर्म है जिसको मैं कहता हूँ साइबर साइकोलॉजी। ये होता क्या है सरल शब्दों में, ये हमारी मानसिकता को पढ़ने की फील्ड है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि कैसे साइबर क्रिमिनल्स हमारे दिमाग को ऐसा मंत्र मुक्त कर देते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं कि हम उनकी बातों में आ जाते हैं। आपने कितनी बार देखा होगा कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बेवकूफ़ी वाली हरकत करता है उस समय पे, जबकि अगर आप उससे बाद में पूछो तो वो कहेगा मुझे तो पता ही नहीं मैंने ऐसा क्यों किया है। क्योंकि वो उनको ट्रेनिंग मिलती है। ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, आप इनको, मैं हमेशा बोलता हूँ हम बेवकूफ़ हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है। वो हमेशा हमसे 2 कदम आगे रहते हैं। 24 घंटे उनको ट्रेनिंग मिलती रहती है कि आपको बात कैसे करनी है। आप कभी भी देखिए कोई भी साइबर क्रिमिनल जो ट्रेंड होगा, मैं नए नवेलों की बात नहीं कर रहा, जो ट्रेंड होगा ना, बहुत ही शांति से आपसे आराम से बात करेगा, उसकी लैंग्वेज भी अच्छी होगी, उसके फैक्ट भी अच्छे होंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ ये बंदा है। अगर मैं अब इसका एक लाइव केस लेते हैं, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है, आपको कोई कॉल आएगा, IVR कॉल मतलब प्री रिकॉर्डेड कॉल। प्री रिकॉर्डेड कॉल इसलिए आता है क्योंकि आपका भरोसा जीतने के लिए। आपको लगता है प्री रिकॉर्डेड कॉल झूठी थोड़ी हो सकती है। आपको वो कॉल आएगा और ये बोला जाएगा कि आपके अलग अलग चीज़ें, या तो बोला जाएगा आपके नाम पर किसी ने फ्रॉड किया है, या बोला जाएगा आपका तो मनी लॉन्ड्रिंग में आपके बैंक अकाउंट इस्तेमाल हुआ है, आप आइए। वीडियो कॉल पे एक बंदा जिसको आप, वो पहनावे से भी पुलिस वाला लगेगा, वो बोलने से भी आपको लगेगा कि हाँ पुलिस का बंदा है, CBI का बंदा है। वो उस समय इतना डर, आपने डर की बात की, या तो डर इस्तेमाल करते हैं या धमकाते हैं, या कभी कभी डरने की भी ज़रूरत नहीं है। एक केस था अभी पीछे ही जहाँ पर एक दिल्ली की जो लेडी हैं 65 ईयर ओल्ड, ठीक है, और उनके दोनों बेटा बेटी बाहर पढ़ते हैं। अब उनको कॉल आता है और साइबर क्रिमिनल्स ने बोला आपका जो अकाउंट है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसमें उल्टी सीधी गतिविधियाँ हो रही हैं, तो आप जी वीडियो कॉल पे आ जाओ। अच्छा, वीडियो कॉल के शुरू के 5 मिनट, ऐसा मेरा मानना है, 5 मिनट के अंदर उन्होंने भांप लिया होगा कि इसको धमकाना नहीं चाहिए, इसको दूसरे तरीके से करना चाहिए। तो वहाँ पर दूसरा एक पुलिस वाला आया, उसने बोला मेरी माँ की तरह लगती हैं, मैं आपकी मदद करूँगा, ये वो, मतलब दूसरे एंगल से खेल लिया, डराया नहीं। उनको पता था कि यार ये बूढ़ी हैं, अगर मैं इनको थोड़ा इमोशनली ये बोलूँगा कि यार मेरी माँ की तरह लगते हो, प्यार से बात करूँगा, रिस्पेक्ट दूंगा, ये बोलूँगा कि हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर हैं, तो मान जाएंगी। और यही हुआ इस केस में। वो लेडी जो थी उनको लगा हाँ पुलिस वाले कितने अच्छे, मेरी मदद करना चाहते हैं। 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट चला और लेडी, वो अरेस्ट नहीं था, लेडी तो बहुत संतुष्ट थी कि पुलिस मेरी मदद कर रही है, जो कि पुलिस नहीं थे वो। तीसरे दिन पे उन्होंने बोला कि माँ जी बुलाने लग गए थे वो तीसरे दिन तक, मैडम से माँ जी। तो कहने लगे कि माँ जी हम आपका ना अकाउंट के जो भी पैसे हैं हम अपने अकाउंट में डाल रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी जांच पड़ताल करनी ज़रूरी है, वरना और आपका अकाउंट का दुरुपयोग ना हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अच्छे हंसते खेलते सारे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। उनकी बेटी का भी कॉल आया कि मम्मी आप क्या कर रहे हो, उनके फ़ोन में मैसेज आ रहा था आप क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं मैं सब ठीक है, पुलिस वाले मेरे साथ हैं।
पैसे ट्रांसफ़र हो गए, बाद में उनको पता लगा स्कैम हो गया। तो हमें लगता है कि डराते हैं, नहीं, उनके पास ऑप्शन बहुत होते हैं। वो बंदे को पहले परखते हैं, क्या डर के मानेगा, क्या ये प्यार से मानेगा, या क्या ये फैक्ट से मानेगा। हमने पीछे देखा जो वर्धमान ग्रुप के सीईओ हैं, वर्धमान ग्रुप के जो हमारे मेंबर हैं पद्म भूषण, उनके साथ स्कैम था 7 करोड़ के ऊपर का। उनके साथ क्या हुआ, उनको पहले सीबीआई, सो कॉल्ड सीबीआई से कॉल आया, वो नहीं माने। जब नहीं माने, फिर दूसरा एक कॉल आया जहाँ पर झूठी सेटिंग दिखाकर, ऐसा कि हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और एक ऐसा बंदा जो हमारे चीफ जस्टिस की तरह दिखता है वैसे गेटअप में बैठा हुआ है, तब वो मान गए कि अरे सुप्रीम कोर्ट है। आप मतलब कहने का मतलब ये है किसको कैसे करना है, उनको ट्रेनिंग, वो 10 ऑप्शन होते हैं, ए नहीं तो प्लान बी नहीं तो प्लान सी। अच्छा, सब कुछ मैं कहता हूँ आपका प्लान फ्लॉप हो गया। मेरे को ऐसे कितने लोग मिलते हैं जो सोचते हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, वो कहते हैं जी हमने तो पकड़ लिया जी, हमें पता था स्कैमर है। आप ये नहीं समझ रहे हैं, आपने एक चीज़ पकड़ी है, उस साइबर क्रिमिनल को पता लग गया बॉस इस पर प्लान ए काम नहीं करेगा, अब 1 महीने बाद मैं इसको अलग रूट से टारगेट करूंगा। डिजिटल अरेस्ट नहीं करूंगा, या तो OTP के थ्रू करूंगा, या डीप फेक के थ्रू करूंगा, या मैं कुछ फिशिंग लिंक भेज दूंगा। तो होता क्या है, अगर साइबर क्राइम में फंसना एक प्रॉब्लम है, लेकिन अपने आप को समझना कि मैंने डिटेक्ट कर लिया वो भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि तब हमें लगता है हम फन्ने खाएं, हमें सब कुछ आता है। नहीं, अगर आपने एक चीज़ डिटेक्ट कर ली, वेरी गुड, आप बच गए, अभी तक के लिए बचे हैं। आने वाले समय में आप पे फिर अटैक होगा, हम सब पर होगा। उस समय पे जितने शांत, जितने अवेयर और जितना आपको पता हो कि हाँ भाई मैं बेवकूफ़ बन सकता हूँ, उतना बेटर है। तो अभी आपने डीप फेक की बात की, वो खूब चला, तमाम सेलिब्रिटीज़ के डीप फेक बनाए गए, सब कुछ हुआ। उसमें से एक सबसे ज़्यादा चीज़ें ये आई कि व्हाट्सएप पर न्यूड वीडियोस, न्यूड कॉल्स जो आते हैं, उसका उपयोग कैसे फ्रॉड में किया जाता है? अच्छा, इससे पहले क्योंकि मैंने आपके एक सवाल का जवाब पीछे नहीं दिया था लीगल वाले में, कि लीगल का मतलब कहाँ खड़े हम। अनफॉर्चुनेटली हम पूरी तरह तैयार नहीं है। मैं अगर लीगल साइड की बात करूँ, वकील होते हुए जब ये केस आते हैं तो बहुत इनडायरेक्ट तरीक़ों से जाना पड़ता है। लॉ में कहावत है कि अगर आपके पास बिल्कुल डायरेक्ट सेक्शन हो, मान लीजिए डिजिटल अरेस्ट अगर लॉ में डिफाइन किया गया है, तो एक वकील के लिए बहुत आसान हो जाता है उसको प्रूव करना। अभी तक इतनी सारी चीज़ें डिफाइन नहीं की गई है। हमारा जो सारा साइबर स्पेस है वो 2-3 एक्ट से ही गवर्न होता है। एक IT एक्ट हमारा जिसमें सब कुछ है, दूसरा नया डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया हमारा जो 2023 में आया। लेकिन हमारा लीगली हम इतने आगे नहीं हैं कि ये डिजिटल अरेस्ट, AI, इन सब की अगर हम बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट तरीके बहुत है बट डायरेक्ट नहीं है। जहाँ तक आपके इस सवाल की बात है कि ये जो न्यूड वीडियो है ये कैसे इस्तेमाल होता है, तो मैं फिर एक केस का एग्जाम्पल लेता हूँ, इनफैक्ट 2 एग्जाम्पल लेता हूँ मैं जो रियल लाइफ केस है। पहला, हमारे पास एक क्लाइंट आया, अच्छा उसके पास ना न्यूड कॉल आ गई। जब न्यूड कॉल आई तो वो भाई साहब को पता था, उन्होंने पढ़ रखा था सबके बारे में, वो माने नहीं, उन्होंने कैंसिल कर दी कॉल। अब पता नहीं क्या किया उन लोगों ने, उन्होंने ब्लैकमेल करने के लिए उसकी डीप फेक, भाई साहब की डीप फेक बना दी और कहते हैं जी अब जी आप तो आपने हमारी वीडियो नहीं देखी, बात नहीं मानी, ये है वो है, हम आपका डीप फेक आपके फेसबुक फ्रेंड्स में फैला देंगे। वो उन्होंने वीडियो कॉल जैसे 1 सेकंड में देखा है तो न्यूड वीडियो कॉल है, बंद कर दिया, कुछ नहीं किया, लेकिन उनका डीप फेक बना दिया, प्लान B, कि भैया अगर ये हमारे इस झांसे में नहीं आया तो इसका डीप फेक बना देंगे, नहीं अगर तुम हमें पैसे दो तो ठीक, नहीं दो तो हम भेज देंगे। ये पहला केस था। दूसरा टिपिकल केस कि आपको एक वीडियो आएगी, ठीक है, पहली बात तो फाइल जो होगी ना रैंडम नंबर से आती है, तो सबसे पहला तो ये है कोई भी रैंडम नंबर से कोई फाइल आ रही हो मत खोलिए, कोई उल्टी सीधी वीडियो हो सकती है, कोई मेलवेयर हो सकता है, तो लोग खोल देते हैं। अच्छा, खोल के न्यूड एक लड़की होती है और वो ना जिसको हम जिफ बोलते हैं, वो जिफ ही होता है, कोई रियल टाइम नहीं कर रहा होता, प्री रिकॉर्डेड वीडियो होती है, वो होती है। अच्छा, बंदा देख भी लेता है, कुछ लोग बेवकूफ़ वाली हरकत करके देख लेते हैं, देखने के बाद कहते हैं जी आपने तो ये देखा है और जी अब हमने स्क्रीन रिकॉर्ड कर दी है कि आप ये सब देख रहे हो, हम आपके पूरे नेटवर्क में फैला देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में फैला देंगे, इसमें फैला देंगे, और फिर पैसे की ठगी वहाँ से होती है। व्हाट्सएप खतरनाक है, भले लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, होता है क्या ये? सुशांत सिंह राजपूत केस हम सबको पता है, व्हाट्सएप पे उसकी बहुत सारी चैट लीक हुई है ना, तो सुशांत सिंह राजपूत केस में काफ़ी उसकी व्हाट्सएप चैट उसकी लीक हुई। अब वो व्हाट्सएप चैट 2-2 साल पुरानी थी, कैसे बाहर आई? अगर इंक्रिप्शन का क्या मतलब? इंक्रिप्शन मतलब हम दोनों बात कर रहे हैं और व्हाट्सएप हमारी बातें नहीं सुन रहा, वो कह रहे जी आप बात करो मुझे नहीं पता। अगर इंक्रिप्शन होती तो पुरानी 2-2 साल की चैट कैसे बाहर आती? और अगर आप पूछेंगे क्या व्हाट्सएप झूठ बोल रहा है, एक क्लॉज है, वो क्लॉज क्या है? कोई भी सरकार, व्हाट्सएप जहाँ जहाँ पर भी है, हर सरकार ही बोलती है
कि अगर हम कोई केस की तहकीकात कर रहे हैं और वो केस नेशनल इंपॉर्टेंस का हो जाता है या बहुत ज़रूरी हो जाता है, और अगर सरकार व्हाट्सएप को बोल रही है कि आपको ये केस की ये चैट्स हमें देनी पड़ेंगी, तो व्हाट्सएप को देनी पड़ेंगी। उस चक्कर में व्हाट्सएप को रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। तो अगर वो रिकॉर्ड रख रहा है, उसकी गारंटी नहीं है कि वो क्या सुन रहा क्या नहीं सुन रहा। तो अगर आपका सवाल का सरल जवाब ये है कि नहीं, इनक्रिप्शन जैसी कुछ चीज़ नहीं होती, सेफ तो नहीं है व्हाट्सएप। बहुत लोग क्या करते हैं, वो ना अपने ग्रुप बना लेते हैं, अपना ही, कोई नहीं उसके अंदर, उसमें सब कुछ नोट करेंगे, उनको लगता है उनकी पर्सनल डायरी है। ठीक है, पर्सनल डायरी में आप चीज़ें नोट कर रहे हैं, ठीक है, अपने बैंकिंग पासवर्ड्स आप उसमें नोट करते हैं, अपने मेडिकल रिकॉर्ड उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसमें डाल देते हैं, ये सोच के कि मेरी पर्सनल डायरी है। व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर आप कुछ भी डाल रहे हैं, चाहे आपके ग्रुप में कोई हो चाहे ना हो, वो सेफ नहीं है, वो पब्लिक में है, वो व्हाट्सएप के पास आ जाएगा। तो व्हाट्सएप, मैं वही कहता हूँ, आपकी पर्सनल डोमेन नहीं है। बहुत बार हम लोग, दो लोग बात करते हैं ये सोच के कि इनक्रिप्टेड है, कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, कुछ इंक्रिप्शन नहीं होती है। और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी इंक्रिप्शन जैसी चीज़ तो नहीं दिखाई देगी। लेकिन ये ऐप्स हम लोग को सुन तो रहे हैं ना? बिल्कुल सुन रहे हैं। ऐप्स छोड़िए, आप ये मोबाइल फ़ोन सुनता है। कितनी बार हमने देखा होगा, जैसे हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, आपको एकदम क्रिकेट की रील दिखनी शुरू हो जाएगी, आपको क्रिकेट का यूट्यूब पे ऐड दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों है? ये शुरुआत वहाँ से हुई थी कि जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ रहे थे, तो एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस में जिसको हम कहते हैं कस्टमर की प्रोफाइलिंग करना, कि कस्टमर को ढंग से समझना कि कस्टमर कैसा है। ये हर बिजनेस का काम है, आप कस्टमर को अच्छे से समझिए। अब लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। अब वो सीमा है ही नहीं। आप 24 घंटे आप दूसरों की बात सुन रहे हैं। आपका जो फ़ोन है स्मार्ट, इसको किसी रीज़न की वजह से कहलाया जाता है। ये फ़ोन नहीं है, स्मार्टफोन। और स्मार्ट एसी, स्मार्ट टीवी इसीलिए है कि आपको सुना जाता है। एलेक्सा जिसकी हम बात करते हैं, एलेक्सा हमें लगता है कि हाँ जी हमारे इशारों पे है, वो हमारे इशारों पे नहीं है। वो एक खुफिया स्पाई की तरह है जो आपकी सारी बातें सुनती है। ऐसे कितने यूएस में केस हो रखे हैं। 2019 में एक केस था जहाँ एक मर्डर हो गया एक कमरे के अंदर, और कुछ प्रूफ ही नहीं है, लेकिन एलेक्सा थी वहाँ पे। अच्छा, एलेक्सा के वहाँ से रिकॉर्ड निकाले गए, अमेजोन को चिट्ठी भेजी गई, जी आप हमें दो। अमेजोन कहता जी मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो कुछ रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। कोर्ट तक गए, कोर्ट के ऑर्डर जब अमेजोन को मिले, अमेजोन ने पूरे चिट्ठे दे दिए। एलेक्सा ने सब कुछ सुन रखा था कि वहाँ पे कौन था क्या था। और आप ये विश्वास नहीं करेंगे, एलेक्सा इतनी स्मार्ट है कि अगर आप उसे बस 3 से 4 शब्द चाहिए किसी बंदे के, और बता देगी वो बंदा कौन है, क्योंकि वो 24 घंटे आपके बारे में सब कुछ। और ऐसा नहीं है एलेक्सा आपकी है तो आपके बारे में सुन रही है। एक एलेक्सा इतने सैकड़ों लोगों के पास है, और वो सबकी प्रोफाइलिंग मतलब बिल्कुल सब कुछ नोट कर रही है। बंदा कौन है, इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, A to Z आप पे निगरानी 24 घंटे रखी जा रही है। तो आप जब तक, अब मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइवेट स्पेस तब तक नहीं है जब तक कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आसपास है। आपके आसपास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है एटलीस्ट 100 मीटर के दायरे में, तब जाके आप उसको प्राइवेट स्पेस बोल सकते हैं। एलेक्सा भी फ्रॉड का जरिया हो सकता है? बिल्कुल फ्रॉड का जरिया हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। फ्रॉड का जरिया भी हो सकता है, और जैसा मैंने कहा केस सॉल्व करने का जरिया भी हो सकता है। अब तक फॉर्चुनेटली फ्रॉड नहीं हुए हैं एलेक्सा से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो नहीं सकते। हमने पीछे जो भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, पेजर बॉम्ब्स, पेजर की जो पीछे बात हुई थी, पेजर बोलते थे लोग, पुरानी टेक्नोलॉजी है, लोग बोलते थे कि इससे ब्लास्ट हो सकते हैं। हुआ नहीं था तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बट हो गया ना। तो हर चीज हो सकती है। और पेजर तो सबसे बड़ी वार्निंग है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि पेजर जैसी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी में जब आराम से इतने ब्लास्ट हो गए, तो आज जो इतने स्मार्टफोन वगैरह है, इसको मैनिपुलेट करके इसकी बैटरी फूकवा के जो इतने ब्लास्ट हो सकते हैं, तो क्या नहीं हो सकता। मतलब कहीं भी हम सुरक्षित नहीं, अगर हमारे पास डिजिटल चीज़ें, देखिए वॉच भी है तब भी। आप जंगल गए कभी? जंगल में कभी जाएंगे या समुंदर में जाएंगे, क्या आप बोल सकते हैं कि मैं तो बिल्कुल सेफ रहूंगा? ज़रूरी कुछ भी आ सकता है, सांप आ सकता है, शेर आ सकता है, होने को कुछ भी नहीं आ सकता। तो जब आप इंटरनेट पे कदम रख रहे हैं तो आप जंगल में हैं, ये मान के चलिए। अनफॉर्चुनेटली बिना इंटरनेट के ज़िंदगी नहीं है, ये तो सच्चाई है। तो अगर आप इधर हैं, इस युग में हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये मानना कि हाँ मैं बिल्कुल सेफ हूँ, नहीं। आप सतर्क, 2400 घंटे सतर्क रहिए। मैं ही नहीं कह रहा पागल हो जाइए, लेकिन इतना ज़रूर है, हमेशा याद रखिए क्राइम होने से एक स्टेप पहले आपके पास हमेशा चांस रहता है। मैं कहता हूँ आपने सारा डेटा बांट दिया, आप बहुत ही केयरलेस हैं, लापरवाह हैं, आप कुछ भी नहीं करते, और साइबर क्रिमिनल आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। उस समय पर भी अगर आप थोड़े से भी सतर्क हों तो आप उससे बच सकते हैं। जैसे कितनी बार हमने केसेस सुने हैं कि वो बचते बचते रह गया, बस होने ही वाला था, उनकी दिमाग की घंटी बज गई। ऐसे कुछ केसेस हमने सुने हैं। तुक्का लग गया, ठीक है, लेकिन तुक्के का आप भरोसा मत करिए। आप
उस समय हमेशा किसी भी रैंडम नंबर से आपको कॉल, मैसेज, वीडियो कॉल आए, रैंडम आपको नंबर से ईमेल, रैंडम ईमेल से ईमेल आए, कोई ऐसी सिचुएशन जो जिसे कहते हैं ना कि ये सिचुएशन तो सच नहीं हो सकती, टू गुड टू बी ट्रू जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं, यानी कि यार ये कैसे हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको डराया जा रहा है, डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये चारों चीज़ें कहीं पर भी इंटरनेट स्पेस पर हो रही हैं, आप सतर्क हो जाइए कि चांसेस हाई हैं कि वहाँ ज़रूर साइबर क्राइम आपके साथ होने वाला है। AI और चैट GPT की बहुत बात होती है, दोनों में ज़्यादा खतरनाक कौन, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। देखिए AI फादर है, चैट जीपीटी का बेटा है। AI बहुत AI टेक्नोलॉजी है। बहुत लोगों को लगता है कि AI मतलब चैट जीपीटी, नहीं। AI के अंदर सैकड़ों चीज़ें हैं जिसके अंदर एक चीज़, जैसे वही वाला एग्जांपल है, हमें लगता है गूगल इंटरनेट है, नहीं। इंटरनेट का एक भाग गूगल है, एक छोटा सा भाग। वैसे ही चैट जीपीटी AI का एक छोटा सा भाग है, लेकिन चैट जीपीटी सेफ नहीं है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ क्यों सेफ नहीं है। मेरे पास एक सोशल मीडिया पे मैसेज आया एक लड़के का। अच्छा, मैं अलग अलग कॉलेजेस जाता हूँ बोलने के लिए, तो उसने बोला सर आप ये हमारे इस कॉलेज में आए थे कुछ महीने पहले, मैंने आपको सुना था ऐसे ऐसे। मैंने कहा अच्छा ठीक है बताइए। कहते मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा क्या हो गया? कहता नहीं सर फ़ोन पे समझा सकता हूँ। अच्छा, नंबर शेयर कर दिया। कहता सर मेरे ऊपर ना 2 जो पब्लिशिंग कंपनीज है जो बुक पब्लिश करती हैं, उन कंपनीज ने केस कर दिया है। मैंने कहा क्या हो गया? कहते कुछ नहीं सर, मैंने तो एक किताब निकाली है। मैंने कहा कैसे निकाली है? कहता है कुछ नहीं किया सर, मैंने बस मेरा जो सब्जेक्ट था उसके बारे में थोड़ा चैट जीपीटी पे लिखा, उसको बोला मेरे को एक किताब बना के दे दे। किताब चैट जीपीटी ने मुझे जो उसके अंदर सारा का सारा लिखने का है वो सब दे दिया, मैंने उसको पब्लिश कर दिया। सर इसमें मेरी क्या गलती है? अरे भैया तुम एक चीज़ सोचो, चैट जीपीटी के पास जो भी कंटेंट आता है वो बनाता नहीं है। इंटरनेट पे अलग अलग रिसोर्सेज, अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग आर्टिकल, अलग अलग PDF से वो कंटेंट आ रहा है। तो बाद में पता लगा जो भाई साहब ने चैट जीपीटी से कंटेंट लिया है वो जो पब्लिशिंग कंपनी की किताबों से लिया है, वो लड़के ने नहीं लिया, बट चैट जीपीटी ने वहां से उठा के दे दिया। तो पहली बात, चैट जीपीटी सेफ इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत बार वो आपको या तो कहीं से उठा के कंटेंट दे देगा, या फिर एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का क्या मतलब होता है? ऐसी चीज़ें देखना, बोलना, करना जो एग्जिस्ट नहीं करती। चैट जीपीटी बहुत बार ये करता है। US में शुरू में केस हुआ था 2 साल पहले, 2 लॉयर्स, और ये लीगल फ्रेटर्निटी का है इसलिए हमें पता है कि हाँ कितना अलार्मिंग केस है। 2 लॉयर्स US में, चैट जीपीटी तब नया नया आया था। अगले दिन मैटर है, उनके पास टाइम नहीं है आज, उन्होंने चैट जीपीटी पे लिखा ये हमारा मैटर है, हमें इसके कुछ केस लॉ दे दीजिए। चैट जीपीटी ने 20 केस लॉ के नाम दे दिए, उन्होंने वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करके फाइल में डाल दिया और सबमिट कर दिया। अगले दिन जज जो है, अच्छा उसके सामने खड़े हैं, बात हो रही है, जज ने 1 केस देखा, 2 देखे, 3 देखे, कहता है यार तो सारे नाम तो मैं इतने टाइम से जज बना हुआ हूँ, मेरे को तो एक केस के नाम याद नहीं आ रहे। पता लगा वो 20 के 20 केस झूठे थे, वो हो ही नहीं आज तक रियल वर्ल्ड में, लेकिन चैट जीपीटी ने दिखाया ऐसे कि हाँ ये सच है। उस चक्कर में इन वकीलों के लाइसेंस चले गए। तो चैट जीपीटी को आप सवाल देखिए, चैट जीपीटी की जिम्मेदारी, आप उसे जो सवाल पूछेंगे वो जवाब देगा, लेकिन जब उसके पास कंटेंट नहीं होगा वो कुछ भी बना के भी दे सकता है आपको। तो अगर आप चैट जीपीटी का कंटेंट लेके कोई पब्लिश कर रहे हैं आर्टिकल, कोई किताब लिख रहे हैं, कोई पेपर सबमिट कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपकी रेपुटेशन खतरे में हो सकती है, रीचेक ज़रूर करिए, क्योंकि चैट जीपीटी पे आप भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, सजेशन के लिए चैट जीपीटी बहुत अच्छा है, आप उससे आइडियाज सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे कुछ आइडिया दे दीजिए, लेकिन उसके ऊपर नहीं। दूसरा, डेटा। आप 2400 घंटे चैट जीपीटी, आजकल गूगल को रिप्लेस करना शुरू हो चुका है चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी पे ज़्यादा लगते हैं, गूगल पे थोड़ा कम लगते हैं। चैट जीपीटी आप जो भी उससे बात कर रहे हैं, पहली बात अगेन, जैसे आपके जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं वो आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं, चैट जीपीटी भी आपकी प्रोफाइलिंग करता है। ये बंदा कैसा है, क्या है। आपने देखा होगा नया फीचर एक चैट जीपीटी में है मेमोरी अपडेट का। मेमोरी अपडेट क्या है कि मैंने इससे क्या बात की थी पहले वो याद आ गया, तो प्रोफाइलिंग होगी ना पूरी कि अब से लेके अब तक, मान लीजिए पिछले 2 महीने में आप चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं, क्या है बंदा, क्या बोलता है, कैसे करता है, इसकी इंटरेस्ट क्या है, किस तरीके से लिखता है। तो चैट जीपीटी आपका डेटा तो ले रहा है, आप ये देखिए पर्सनल डेटा उसको मत दीजिए। मैं बहुत बार इस एक केस का जिक्र कर चुका हूँ, मैं फिर करता हूँ। हमारे पास एक पेज 3 पर्सनैलिटी आई, ठीक है, काफ़ी सुर्खियों में रहता है, मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका। वो आए शुरू में 1.5 साल पहले, वो कहते एक प्रॉब्लम हो गई है, मेरे खिलाफ 6 FIR हैं। मैंने कहा क्या हो गया? तो कहते जी मैं तो कुछ नहीं हुआ, मेरे तो चैट जीपीटी पे जो है मैं गया और मुझे किसी ने बोला कि चैट जीपीटी सारी समस्याओं का समाधान दे देगा। अच्छा, ये भाई साहब ना एक टाइम पर 6 लड़कियों को डेट कर रहे थे, थोड़ा प्ले बॉय टाइप के पर्सनैलिटी। इन्होंने ऐसी मज़े मज़े में लिख दिया कि मुझे ना एक गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट प्लान, यानी मुझे कुछ तरीके बताओ जिससे मैं एक समय पे 6 लड़कियों को संभाल सकूं।
उनने मजाक में लिख दिया। चैट जीपीटी तो मजाक समझता नहीं है, उसने दे दिया, उसने पूरा प्लान बना के दे दिया टेबल में, आप ये करिए ये करिए ये करिए ये करिए। अच्छा, उसने इस्तेमाल किया और काम भी करने लग गई चीज़ें रियल में। उसने कहा भैया ये तो बहुत बढ़िया है, मैं एक समय में 6 लड़कियों को डेट कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं लग रहा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। प्रॉब्लम कहाँ हुई, ये भाई साहब ने उनके पर्सनल डेटा चैट जीपीटी से शेयर करने शुरू कर दिए। फॉर एग्जांपल, ये लड़की का नाम, ये उसका एड्रेस, ये उसके क्या कहते हैं उसकी उम्र, ये यहाँ रहती है, ये करती है। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने बोला था आप जितना स्पेसिफिक चैट जीपीटी को आप इंफॉर्मेशन देंगे उतना अच्छा आंसर आपको आएगा। उसने 6 के 6 लड़कियों का पर्सनल डेटा, सब कुछ A to Z, कौन है, कहाँ है, क्यों है, कैसे हैं, सब कुछ चैट जीपीटी को दे दिया। अच्छा, किसी ने इस दौरान बीच में किसी ने एक लड़की को बता दिया कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। उस लड़की ने अपना नाम सर्च किया चैट जीपीटी पे और पूरा चिट्ठा बाहर आ गया। ऐसी चिट्ठी में उस ऐसी डेटा तक बाहर आया जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। उस लड़की ने उस लड़के से शेयर की होगी और भाई साहब ने चैट जीपीटी पे डाल दिया। वो एक लड़की से 6 लड़कियों को पता लगा, 6 लड़कियों ने FIR डाल दी कि तुमने भैया हमारा पर्सनल डेटा तुमने यहाँ शेयर कर रखा है। तो चैट जीपीटी कोई, अगेन वो आपका व्हाट्सएप इंटरनेट जैसे मैं बोलता हूँ, कोई प्राइवेट डायरी नहीं है, पब्लिक में है। आप उस पर जो लिख रहे हैं वो पब्लिक में रहेगा। हमने शुरू में केस, ये तो पब्लिक डोमेन में भी केस था कि साउथ के MLA वो इलेक्शन के लिए लड़ रहे थे और कुछ लड़के नहीं पसंद करते थे MLA को, तो लड़के चैट जीपीटी पे गए और उस MLA के बारे में उल्टा सीधा डेटा फीड करने लग गए। ये MLA अनपढ़ है, इसने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की है, ये वो। 1 महीने तक 6 लड़के अलग अलग डिवाइसेस से चैट जीपीटी को उस एक बंदे के बारे में उल्टा सीधा डेटा फीड करते गए। 1 महीने बाद उन्होंने ढिंडोरा पीट दिया अपने शहर में कि देखो ये MLA तो झूठा है, इसके बारे में देखो चैट जीपीटी क्या बोल रहा है। और जब लोगों ने सर्च किया उस बंदे के बारे में तो सब कुछ वही आ रहा था। क्यों? क्योंकि 1 महीने से वो उस डेटा पे ट्रेन होए जा रहा था। तो उस MLA को अपनी सीट छोड़नी पड़ गई, उनकी नौकरी चली गई इस चक्कर में। तो अनगिनत इसके जो है इसको एग्जाम्पल्स हैं, अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। इसको आप उल्टे सीधे तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगेन पर्सनल डेटा आप जितना चैट जीपीटी पे शेयर करेंगे उतनी दिक्कत है। अब आपने मुझसे AI की बात की है। AI में बहुत कुछ आता है, डीप फेक आता है, वॉइस क्लोनिंग आता है। अगर सरल शब्दों में बताया जाए, डीप फेक वो टेक्नोलॉजी है जिससे आप किसी भी वीडियो में फेरबदल कर सकते हैं। मेरी वीडियो को आप मान लीजिए मुकेश अंबानी की वीडियो बना सकते हैं, एलन मस्क की वीडियो बना सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री की वीडियो बना सकते हैं। वॉइस क्लोनिंग होती है जिसमें आप आवाज़ में चेंज कर सकते हैं। आजकल हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं कितनी रील बन रही हैं कि विराट कोहली गाने गा रहा है, सचिन तेंदुलकर गाने गा रहा है, एक्टर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी हम मज़े के लिए तो हम देख रहे हैं, लेकिन इसके कई दुरुपयोग भी होते हैं। जैसा हमने शुरू में बात की थी, आपको कहीं से कॉल आ रहा है, मान लीजिए आपके चाचा हैं, आपको अपने चाचा की आवाज़ तो पता है, वहाँ से कॉल आ रहा है, आप नहीं बता पाएंगे उस समय। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपका चाचा फंस गए हैं, इतनी मुसीबत हो गई है, यहाँ बैठे हमें लग रहा है कि हाँ जी हम तो लगा लेंगे दिमाग, उस टाइम वो आपकी मानसिकता से, साइकोलॉजी से ऐसा खेलते हैं कि आप डर के मारे आप पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि आपको लगता है मेरे चाचा खतरे में। एक एग्जाम्पल, हमारे पास एक केस आया था जहाँ पर एक फादर है, दिल्ली का ही केस है। तो एक फादर है, वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ते हैं, 4th स्टैंडर्ड में बेटी है उनकी, स्कूल छोड़ते हैं उनको, कभी स्कूल छोड़ते हैं, कभी बस स्टॉप पे छोड़ते हैं। अच्छा, एक दिन उनको कॉल आता है, कॉल में कहते हैं कि हम किडनैपर हैं और हमने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया है। अब कोई भी फादर होगा यही कहेगा कि मेरी बात कराओ बेटी से। बेटी से बात कराई, 4-5 मिनट तक बात हुई और वो कन्विंस हो गए तो मेरी बेटी है। उन्हें थोड़ी कोशिश की, नहीं माने, 15 लाख ट्रांसफ़र करने पड़े। उन्हें एक रैंडम लोकेशन दे दी गई कि यहाँ आ जाओ, अपनी बेटी को ले जाओ। जब उस लोकेशन पे जा रहे थे, उन्होंने उस स्कूल की प्रिंसिपल को कॉल किया, ये सोचते हुए कि देखो ऐसी चीज़ें हो रही, मुझे उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। जब प्रिंसिपल को कॉल किया तो वो हैरान, क्योंकि उनको तब पता लगा कि उनकी बेटी स्कूल में है। वो प्रिंसिपल से लड़ने लग गए, नहीं आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैंने तो अभी अपनी बेटी से बात की है, ये है वो। प्रिंसिपल ने बोला रुको, 10 मिनट बाद फिर कॉल किया और असली बेटी से बात कराई। और जब वो असली बेटी से बात करें, मानने को तैयार नहीं है कि नहीं यार कुछ तो गलत है, उनको समझ ही नहीं आया उनके साथ हुआ क्या है। वॉइस क्लोनिंग के जरिए उन्होंने जो उनकी बेटी की आवाज़ कॉपी कर ली और फ़ोन पर सुनाई जैसे उनकी बेटी ही बोल रही हो, तो यहाँ वो फंस गए। जब ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं और आम नागरिक के साथ हो रहे हैं, एक और बहुत बड़ी गलत फहमी लोगों को लगती है कि AI वगैरह केसेस सेलिब्रिटीज़ के साथ हो रहे हैं, उनके साथ भी हो रहे हैं, लेकिन आम नागरिक जो है उसमें भी जो आम स्पेस है, सबके साथ ये क्राइम्स होते जा रहे हैं हर रोज़। तो AI तो मैं हमेशा बोलता हूँ 2 धारी तलवार है। एक तरफ ज़रूर AI अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, मेडिकल, फाइनेंशियल और ना जाने अनगिनत इंडस्ट्रीज़ में अच्छा काम कर रहा है, नए नए इन्वेंशंस को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसके दुरुपयोग करने के भी अनगिनत फ़ायदे हैं।
साइबर क्रिमिनल्स के लिए फ़ायदे, हमारे लिए नहीं। ऐसे में ये भी कहा जाता है कि अगर इतनी परेशानियां मोबाइल में हो रही तो आईफोन ले लीजिए, सिक्योर रहेंगे आप। सिक्योर है? अगेन मैंने बोला था ना, 100% सिक्योरिटी किसी चीज़ में नहीं है। अगर आपको बिल्कुल एंड्रॉयड आईफोन कंपेयर iOS कंपेयर करना है तो हाँ, मैं थोड़ा नंबर मैं iOS को दूंगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बहुत है। आप कोई भी ऐप ऐसे नहीं बना सकते हैं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर वहाँ ऐसे नहीं क्रिएट कर सकते। कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो है iOS में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास एप्पल आ गया तो बस आप सेफ हो जाते हैं। क्या जिनके पास एप्पल है उनके साथ स्कैम नहीं हो रहे हैं? तो स्कैम हर किसी के साथ होते हैं। और अगर आपको जिसे कहते हैं ना, पूरे एक एक सिंपल बेसिक चीज़ समझनी है, स्कैम कहीं से भी हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कहीं भी रहते हो, कुछ हो, आखिर में बंदे पर ही डिपेंड करता है। आप कितनी दुनिया, जहाँ ये बड़ी बड़ी कंपनी जिनके हम सुनते हैं इतना बड़ा आपका डेटा लीक हो गया, क्या इनके पास साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स नहीं है? इनके पास साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स हैं, इनके पास सारे कॉन्टैक्ट हैं, पुलिस वाले बड़े से बड़े लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फिर भी क्राइम हो जाता है। क्यों? हमेशा हमने देखा ह्यूमन एरर, यानी इंसानी गलती ही साइबर क्रिमिनल को आखिरी दरवाजे तक का रास्ता दिखाती है कि हाँ जी, अब आप एंट्री ले सकते हैं। तो आपको अपना ध्यान पहले रखना है। अभी टेक्नोलॉजी वगैरह ठीक है, आप रख लीजिए, लेकिन अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो दुनिया का सबसे सेफेस्ट स्मार्टफोन भी मैं आपको पकड़ा दूं, फिर भी साइबर क्राइम आपके साथ हो जाएगा। शुरुआत से ही हमने बहुत बात कर ली, लेकिन साफ शब्दों में थोड़ा बात करना। जो फ़ोन आता है पुलिस वालों का कि आपका बच्चा पकड़ा गया, रेप करके फंसा है, उस पर थोड़ा विस्तार से बताइए, कैसे सजग रहना है अभिभावकों को या जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है। अगर मान लीजिए अभी कॉल आता है, आप बैठे आराम से, पहली बात तो तभी कॉल आएगा या तो आप कुछ काम कर रहे हो, आप खाली नहीं बैठे होंगे उस समय, चांसेस हाई हैं, आपको कॉल आ गया और एकदम से डर का माहौल क्रिएट करना शुरू कि जी मैं तो पुलिस से बोल रहा हूँ। और हाँ, ऐसी बात नहीं, आपको फ़ोन से लगेगा कि पुलिस वाला ही बोल रहा है, मैं इससे बोल रहा हूँ, हमने उनको पकड़ दिया है और आपके बेटे या बेटी को पकड़ लिया है और हम तो इनको धर देंगे। अब आप जो हैं, अब आप डर गए, वो बोलेंगे नहीं नहीं साहब मत करो, वो कहेंगे जी आप पैसे ट्रांसफ़र कर दो, कुछ करो। अब उस समय जैसे ही फ़ोन हमने कट किया, हम डर के मारे क्या करते हैं, बिल्कुल हड़बड़ी में कुछ ना कुछ कि अच्छा जी पैसे ट्रांसफ़र कर लिए, कुछ कर लिए। किसी को भी ये डर आना बहुत ही लाजमी है। करना क्या है, 2 मिनट आप शांति रख के सोचिए कि अच्छा कॉल कहाँ से आया, रिवाइंड करिए ना, कहाँ से कॉल आया। अच्छा पुलिस से आया है, क्योंकि पुलिस वाला जब वो होगा वो ज़रूर बोलेगा मैं थाने से बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। उस थाने का नंबर आपको आराम से मिल जाएगा, उस थाने पे कॉल करिए। क्या इस नामक, जैसे मान लीजिए रमेश कुमार नाम है, मान लीजिए, क्या रमेश कुमार नामक कोई आपके थानेदार है आपके यहाँ पे या नहीं है? 99% कोई बंदा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि वो साइबर क्रिमिनल है पहला। लेकिन कई ऐसे मेल भी आते हैं जिसमें सेम पुलिस ऑफ कमिश्नर होगा दिल्ली का, उसी नाम से आ जा भाई रहा है, मैं आ रहा हूँ उस पर। पहला के नाम से डीपी है। पहला है कि आपके इधर पता लगा लिया, मान लीजिए ऐसा निकला कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही केस है। दूसरा, आप पता करिए कि जी आपका जो भी, जैसे मान लीजिए बेटा बेटी है, वहाँ कॉल करिए, है नहीं है क्या है, क्योंकि बहुत ये सुनने में बहुत ही सिंपल चीज़ें लग रही होंगी, बट ये लोग ये भी नहीं करते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं क्राइम्स की बात करूँ, डिजिटल अरेस्ट वगैरह, जिसमें हम क्या देखते हैं कि ना वीडियो पर आपको बुला लिया जाता है, हमारा कानून ये अलाउ नहीं करता है। कानून डिजिटल अरेस्ट या कोई भी ऐसी चीज़ की जी वो पुलिस वाला फ़ोन पे आपको बोल रहा है पैसे ट्रांसफ़र कर दो, ये कर दो, वो कर दो, अगर पुलिस वाला रिश्वत भी मांग रहा है ना, वो फ़ोन पे नहीं मांगेगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड छोड़ रहा है अपना। वो आपको थाने में बुलाएगा कोई भी कार्रवाई करने के लिए या कोई भी एक्शन लेने के लिए। पुलिस वाले या कोई भी अथॉरिटी आपको थाने में या उनके ऑफिस ही बुलाएगी। और चौथा, आपको कहीं भी, मैं कहता हूँ आपके साथ क्राइम नहीं हुआ बट आपको कहीं कुछ दाल में काला लग रहा है, आप रिपोर्ट तब भी कर सकते हैं। cybercrime.gov.in पे जाइए और रिपोर्ट कर दीजिए कि सर मेरे को ऐसा लग रहा है और ऐसा कुछ हो रहा है। पांचवा, आपने रिपोर्ट कर दिया बट आपको फिर भी डर सता रहा है कि यार मेरा तो शायद बच्चा सच में तकलीफ में है, आप रुकिए। मुझे पता है उस टाइम रुकना कोई आसान काम नहीं होता है, लेकिन अगर सच में आपका बच्चा तकलीफ में है, मान लीजिए फ़ोन नहीं उठा रहा, कुछ है, 5-10 मिनट में कुछ चीज़ चेंज नहीं हो जाएगी, क्योंकि साइबर क्रिमिनल चाहते हैं आप उस समय एक्शन लीजिए। आप थोड़ा सा भी, आपको 5 मिनट अलग से मिल गए, आप शांत हो गए, अपना दिमाग जरूर इस्तेमाल करेंगे, वो नहीं चाहते। डिजिटल अरेस्ट क्यों इतना कामयाब है आजकल साइबर क्रिमिनल्स के लिए? ऑन एन एवरेज 20 लाख रुपए हर केस में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे आपको उस फोन पर रखते हैं, एक समय भी ऐसा मौका नहीं देते कि आप फोन काटो, खुद का दिमाग लगाओ और सोचो मेरे साथ हो क्या रहा है। तो आप अगर थोड़ा सा भी अपने आप को अलग से रख के 2 मिनट भी सोचेंगे हुआ क्या है मेरे साथ, 99%, और ये 4-5 चीज़ें बेसिक चीज़ें आप करेंगे, 99% आप इन केसेस से बच सकते हैं। सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, देश में या दुनिया में? जामतारा जो है वो, उसका नाम सबने सुना था, फिल्म आ गई तो सब जान गए। सब जान गए।
देखिए मैं कहता हूँ जाम तारा है सचिन तेंदुलकर की तरह, ठीक है? उन्होंने तो सिद्ध कर दिया इसको, सब ने उनको देखा, उन्होंने कहा हम भी खेलते हैं जी। तो सब, कोई विराट कोहली आ गए, कोई रोहित शर्मा आ गए, और ये कौन है, ये अलग अलग सेंटर्स बन चुके हैं जिसको अब साइबर क्राइम विलेज बोलते हैं। औरंगाबाद, न्यू, मेवात, अलग अलग जगह। देखिए कोई भी गांव है, गांव का जो मजदूर है, कोई भी जो भी कोई काम कर रहा है, वो उसके लिए पैसे बहुत बड़ी दिक्कत है, पैसे नहीं मिल रहे, कुछ ना कुछ चीज़ हो रही है। उसको दिखता है कि जाम तारा में उसके जैसे लोग रह रहे हैं और इतने बड़ी बड़ी कोठियाँ, गाड़ियाँ, क्यों? ऐसा काम करके जिसमें ना तो एजुकेशन बैकग्राउंड चाहिए, थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए, और बहुत जल्दी रिजल्ट भी आते हैं और पकड़ना मुश्किल है। इतना डेडली कॉम्बिनेशन जो है, जिसको हम क्विक मनी बोलते हैं, जल्दी पैसे कमाने का जो उनको लालच होता है, इस चक्कर में बहुत लोग इंस्पिरेशन ले लेते हैं कि हाँ जी हम भी ऐसा करेंगे। तो इसलिए सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं। और एक बड़ा एक महत्वपूर्ण पॉइंट, ये सेंटर ज़्यादातर बॉर्डर एरिया पे होंगे। क्यों होंगे बॉर्डर एरिया पे? क्योंकि कितनी बार ये वहाँ से ऑपरेट करते हैं जब तक उनको पता है कि अगर पुलिस वाले कुछ आएंगे हम दूसरे पार चले जाएंगे। बॉर्डर पर रहने का फ़ायदा ही यही है कि आप अपनी लोकेशन, पहली बात तो लोकेशन मैनिपुलेट कर सकते हैं, दूसरा जो मान लीजिए एक स्टेट की पुलिस तो उसी तक ही रहेगी ना, आप दूसरे स्टेट भाग गए, काम आपका खराब हो गया। तो अलग अलग ये सेंटर्स बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। अगर हम ये सोचें नहीं बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। विलेजेस से तो बढ़ रहा है, लेकिन शहरों में भी कितने साइबर क्रिमिनल हैं। आपका ऑफिस है, मैं हैरान नहीं होगा अगर यहाँ पे भी कोई साइबर क्रिमिनल मिल गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन साइबर क्रिमिनल ऐसा नहीं होता जो हम पिक्चर में देखते हैं कि जी एक कोर्ट में बैठ के लैपटॉप चला रहे, नहीं, आम नागरिक की तरह दिखते हैं वो, लेकिन हाँ उनके लैपटॉप में सारी सच्चाई होती है। बिल्कुल। जब मैंने देखने की कोशिश की कि कौन कौन से देश में अपने जगह पे हैं, तो उसमें मुझे जामताड़ा से पहले राजस्थान का भरतपुर नज़र आया कि भरतपुर में इस वक्त सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहा है। फिर जामताड़ा, उत्तर प्रदेश का मथुरा, हरियाणा का नूह, फिर देवघर झारखंड का, इसके अलावा बोकारो, करमाटंड, गिरीध झारखंड का ही, बेंगलुरु महाराष्ट्र और गुरुग्राम, ये जो हैं ये हब हैं इस वक्त साइबर क्राइम के। ये हब वही है जो अब तक पता लगे। हाँ, जो पता लगे हैं। अब ये नहीं पता कि कौन से ऐसे हैं जो नहीं पता लगे हैं। तो जिस तरीके से ये क्राइम हो रहा है, कभी आप किसी साइबर क्रिमिनल से मिले, मुलाकात हुई और किए तो एक्सपीरियंस क्या था? एक बार तो मैं सामने ही मिला। आप मानेंगे नहीं, 60 से 70% साइबर क्रिमिनल हमारे देश में टीनेजर होते हैं। टीनेजर यानी 18 से नीचे, 13 से 19 साल के बीच में। और वो क्यों होते हैं 18 से नीचे क्यों होते हैं? उसका एक बहुत बेसिक लॉजिक है। ये जो गैंग होती है ये टीनेजर्स को ही पकड़ती हैं। पहला देखो बच्चे हैं, उनको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरा, अगर गलती से पकड़े भी जाएं तो आप कानून के तहत उनको जेल में नहीं डाल सकते, आप उनको जुवेनाइल जेल में डालते हैं, जिससे निकलना बड़ा आसान है। इसीलिए इनको तैयार किया जाता है। अब जहाँ तक आपके सवाल की बात आती है, आपका सवाल क्या था? सवाल यही था कि कभी आप किसी साइबर मिले क्रिमिनल से मिले? तो मुझे पीछे कॉल आया। अब कॉल जो आया मेवात से, मैं थोड़ा वो हो गया कि मतलब थोड़ा तो अलर्ट हो गया कि मेवात से कोई क्यों कॉल कर रहा है मेरे को। अच्छा, बड़े अच्छे से बात कर रहा है बंदा कि सर मेरा नाम ये है और हम 5 लोग हैं, 4 लोग, हम 5 दोस्त, मैं MBA ग्रेजुएट हूँ, 4 लोग मेरे पास 10th पास हैं, हम साइबर क्राइम करते हैं, ये 3-4 टाइप के क्राइम हम करते हैं। वो अच्छे से बता रहा है। अच्छा, मैंने उसको रोका बीच में, मैंने कहा मुझे क्यों बता रहे हो भैया? कहते सर आप पूरी कहानी तो सुन लो। अच्छा, वो बड़े प्यार से, इतने प्यार से तो मतलब क्लाइंट वगैरह भी बात नहीं करते जितने प्यार से वो बात कर रहा था। तो बात कर रहा है कि सर हम ऐसे पूरा अपना A to Z चिट्ठा खोल रहे हैं, हम ऐसे ऑपरेट करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। मैंने कहा अगर मैं कॉल रिकॉर्ड कर लूँ और पुलिस को दे दूँ तो? वो कहता है सर आपने जो करना है कर लो, सब सॉर्टेड है, मैंने सब देख लिया है, आप पूरी बात तो सुनो मेरी। मैंने कहा अच्छा जी बताओ क्या है? तो कहता कि हम ना करीब 40 करोड़ करते हैं महीने का, लेकिन 3 साल के अंदर। अच्छा, धंधा, उनका धंधा है 40 करोड़, ठीक है। और कहते हैं कि जी हमारा प्रोजेक्ट, आप शब्द देखिए, शब्द मतलब जैसे कॉर्पोरेट उसमें इस्तेमाल होता है, हमारा प्रोजेक्शन है, टर्नओवर। तो हमारा प्रोजेक्शन है कि हम 80 करोड़ पर पर्सन 3 साल के अंदर कर देगा। और जिस दिन वो हो गया हम रिटायरमेंट ले लेंगे और हम देश छोड़ के चले जाएंगे, हम बाहर सेटल हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा पूरी गाथा मुझे बता दी। क्यों बताई? कहता सर देखो मैंने आपको बताया हमारा रिटायरमेंट प्लान। उसने रिटायरमेंट प्लान शब्द इस्तेमाल कर रहा है, मेरे को बड़ी हैरानी सरकारी नौकरी कर रहा है। तो मैंने कहा मुझे क्यों बता रहे हो? कहता है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब इस पूरे उसमें आप मुझे बताओ लीगली कहाँ हम फंस सकते हैं, मुझे पहले ही बता दो कि अगर पहले मेरे को बता दिया मैं बच जाऊँगा, अपना होमवर्क कर लूँगा कि मेरा प्लान चौपट नहीं होना चाहिए, रिटायरमेंट प्लान तो मैं पूरा करूँगा। और मैं हैरान, मैंने कहा ये अलग मतलब मैं तो 1 सेकंड के तो मेरे को समझ नहीं रिएक्ट कैसे करूँ, मैं क्या बोलूँ। मैंने कहा देखो ये नहीं होता, उस पर इतना कॉन्फिडेंस था। कहते सर
पकड़े वकड़े कुछ नहीं जाएंगे। आप हमें बता दो, आप हमारा जो बजट है ना उसमें से अच्छे खासे रखें आपके लिए। आप अपना प्राइस तो बोलो ना, क्या है क्या नहीं है। अच्छा मैंने बोला यार इसके साथ इंडल्ज करूँगा खामा का, कल को मैं फंस जाऊँगा, कौन क्रिमिनल है क्या नहीं है। बट कहने का मतलब ये वो इतना चिल्ड था, इतना उसको कोई टेंशन ही नहीं है कि उसको ये था मुझे कोई पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि अगेन उसने बोला 7-8 साल से कर रहे हैं तो हाँ एक्सपीरियंस है उसके पास। तो आप ये देखिए साइबर क्रिमिनल्स की मानसिकता ये है, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मैं आराम से पैसे कमाऊंगा, ठीक है। लोग की बेवकूफ़ी है या लोग की अच्छाई है, अनफॉर्चुनेटली उसका इस्तेमाल भी करूंगा। और ये जो सारे स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है, जब वो मुझे बता रहा था ना तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई। और भी जब साइबर क्रिमिनल से बात हुई है, एक चीज़ समझ आई है मुझे, इनकी ट्रेनिंग बहुत सॉलिड होती है। ये जैसे कॉर्पोरेट स्पेस में होता है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, इनके भी डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। ये स्ट्रीमलाइन करते हैं। अच्छा तुम जो हो 10 से 20 साल की उम्र के लोगों को तुम टारगेट करना, तुम जो हो 20 से 30 साल की उम्र को तुम टारगेट करना, अच्छा तुम कॉल करोगे, अच्छा तुम ऐसे करोगे, तुम वैसे करोगे। हर बंदे का एक रोल होता है। और जहाँ तक टीनेजर्स हैं उनको इतना ब्रेन वॉश किया जाता है। मैं एक बंदे से बात कर रहा था जो साइबर क्रिमिनल, 17 साल का लड़का। मैंने पूछा आप क्यों करते हो, गाँव में रहता है और वो लगभग महीने के 50 लाख कमाता है, ठीक है। अब ये दूसरों को प्रेरित करने के लिए नहीं है कि लोग सोचे 50 लाख कमाते हैं हम भी चलते हैं, क्राइम कर रहा था वो। तो जब मैंने उससे पूछा कि आप क्यों करते हो ये, उसका जवाब ने मेरे को हिला दिया। कहता है मैंने गलत ही क्या किया है, मैंने बस फ़ोन पर झूठ ही तो बोला है। झूठ तो हम पूरी लाइफ बोलते हैं, आप झूठ नहीं बोलते। और झूठ बोलना क्राइम नहीं। हाँ झूठ तो हम सब बोलते हैं, तो क्या आपने पाप नहीं किया? मैंने तो बस फ़ोन पर झूठ बोला, दूसरे बंदे की बेवकूफ़ी है वो मान गया। तो मैंने बोला इस हद तक उनको ब्रेन वॉश किया जाता है कि उनको ये नहीं बताया जाता कि अच्छा ये क्राइम है, यहाँ पे लीगली आपके जेल जा सकते हो, ये हो रहा है वो हो रहा है। नहीं, उनको इस एंगल से समझाया जाता है कि आप तो सिर्फ एक झूठी बोल रहे हो छोटा सा, और ये कोई गुनाह नहीं है, सो दैट कल को क्राइम कर रहे हैं उनको गिल्ट ना हो कि जी हम क्राइम कर रहे हैं। तो इतनी सॉलिड इनकी ब्रेन वॉशिंग होती है। और इसलिए मैं कहता हूँ जो एजुकेशन है, हमारे स्कूल की एजुकेशन की मैं बात नहीं कर रहा, ग्राउंड लेवल पे एजुकेशन साइबर क्राइम की बेसिक, वो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरू कर देनी चाहिए बच्चों की। क्योंकि ऐसा ना हो जब तक वो 6ठी-7वीं स्टैंडर्ड में आए तब तक किसी साइबर क्रिमिनल उनको उठाए, ट्रेन करे और वो उसको साइबर क्रिमिनल बना दे। अब लगता है एजुकेशन सिस्टम में ही आ जाना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि शुरुआत से ही पढ़ाना शुरू कर दें। बिल्कुल, देर आए दुरुस्त है वाली कहानी है। अगर अब तक नहीं हुआ अब हो जाना चाहिए। हमने कोविड के बाद देखा है हर जगह साइबर क्राइम फैल रहा है। ऐसा कोई बंदा नहीं हुआ जिसको साइबर क्राइम कॉल सबको आए हैं, कोई शिकार बनाना वो अलग चीज़ है, बट आए सबको हैं। तो इसका मतलब है कि रीच हर जगह है, हर कोई खतरे में है। पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या बेसिक चीज़ें कर सकते नहीं कर सकते। ऐसे पॉडकास्ट शोज वगैरह तो बन रहे हैं, लेकिन एजुकेशन सबसे प्राइमरी चीज़ है। अगर वहाँ से बच्चे के दिमाग में डाल दिया जाए कि आप क्या सही है क्या गलत है, तो वो 10 बार सोचेगा कुछ भी, कहीं पर भी अपना डेटा शेयर करने से पहले या कोई ऐप डाउनलोड करने से पहले। वो क्राइम पेट्रोल का था ना टैगलाइन, सावधान रहें सतर्क रहें। एक जामतारा का, जो जामतारा सीरीज थी उसका एक टैगलाइन था, सबका नंबर आएगा। तो वो सच है, सबका नंबर ज़रूर आएगा, हर और बार बार आएगा। ऐसा नहीं, बहुत लोग मुझे कहते हैं मेरे तो ना 2-3 लाख चले गए। एक बंदा था वो कह रहा है मेरे 2-3 लाख चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो नहीं होगा ना। मैंने कहा ये गारंटी तुम्हें किसने दी है? तो हो सकता है तुम्हारे साथ सेम क्राइम ना हो, उसके साथ OTP स्कैम हुआ था, नहीं हो OTP स्कैम, कुछ नया हो जाए। साइबर क्रिमिनल्स 2400 घंटे लगे रहते हैं। ये डिजिटल अरेस्ट आज से 5 महीने 6 महीने पहले लोगों को पता नहीं था, सॉफ्टवेयर की तरह खुद को अपडेट कर रहे हैं हमेशा, क्योंकि उनको पता है कोई जैसे डिजिटल अरेस्ट या कोई भी ट्रेंड हो गया, जब वो मार्केट में लोगों को पता लग गया हमारी कोई बात सुनेगा नहीं, इसलिए कोई नई चीज़ लाओ। मुद्दा सिर्फ इतना है, उनको आपके पैसे चाहिए। डेटिंग ऐप में फ्रॉड के मुद्दे आए कुछ ऐसे? फ्रॉड की, किडनैपिंग की बहुत चीज़ें होती हैं डेटिंग ऐप में कि, और ये बहुत शुरू से हो रहा है, ये 2014-15 से हम देख रहे हैं केसेस। तो कि आपको लगा कि दूसरे उसमें लड़की है कोई, उन्होंने कहा जी मिलते हैं। अच्छा तब तक सारा डेटा पता लगा लिया बंदे का कि ये भी तो पता होना चाहिए कि जिसको किडनैप कर रहे हैं पैसे भी हैं उसके पास देने के लिए नहीं है। अच्छा सब कुछ बता दिया, मिलते हैं, वो कोई अंकल निकलता है, अच्छा जी किडनैप कर दिया, किडनैपिंग हो रही है। कितनी बार ये होता है, जब भी हम, एक और रूल है, जब भी हाई प्रोफाइल केस होते हैं या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन का आप देखते हैं ना कि ये हैक हो गया वो हैक हो गया, उनके मोबाइल से शायद नहीं हुआ होता हैक, बट उनके आसपास के लोगों से हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल पीछे एक केस किया था हमने, चाहे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन का बहुत बड़ा स्कैम हो गया। अच्छा जब जांच पड़ताल की तो ऐसा तो कुछ उनके फ़ोन में मिला नहीं। बाद में पता लगा उनके बेटे, जो एक ऐप है डिस्कॉर्ड करके, तो डिस्कॉर्ड जो ऐप है वो बहुत आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे वगैरह। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी लोगों को लगता है हमें कोई जानता नहीं, अनोनिमिटी जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी आपको वहाँ कोई नहीं जानता, आप वहाँ बात करें कुछ भी करें वो प्राइवेट रहेगा, ये लोगों को लगता है, इसलिए लोग जाते हैं डिस्कॉर्ड पे। वहाँ उसको कोई बंदा मिला, उसने बोला आप ये लिंक डाउनलोड कर लो, इसमें आपको कैशबैक मिलेगा 200 रुपये का। उसने कर दिया,
उसके बाद वो कहता आप ये लिंक अपने फादर को भी बोल दो, उनके फ़ोन में भी डाउनलोड कर दो। वो मैलवेयर था वहाँ से। अच्छा, बच्चा आज जो हम देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं, साइबर क्रिमिनल्स ये मानसिकता जानते हैं कि अगर मुझे, मेरा टारगेट ये है, मैं कैसे पहुंच सकता हूँ इसके पास, इसके बच्चे के थ्रू पहुंच सकता हूँ, क्योंकि बच्चे पर इतने शायद निगरानी वगैरह नहीं रखेगा। कितनी बार बच्चे गेम खेल रहे होते हैं अपने पेरेंट्स के मोबाइल से, और उन गेम्स में ऐसे फिशिंग लिंक आते हैं, बच्चे को तो नहीं पता, बच्चे मतलब 3-4 साल के बच्चे, वो लिंक वो क्लिक कर देते हैं, मैलवेयर आपके यहाँ घुस जाता है। तो अलग अलग सैकड़ों तरीके हैं जिससे अटैक हो रहा है। बट इतना ज़रूर है, जस्ट बिकॉज आप सेफ हैं डजंट मीन आप भी पूरी तरह सेफ है। आपके आसपास भी कहीं ना कहीं अगर कुछ भी, एक भी अगर छोटी सी भी ओपनिंग है, तो साइबर क्रिमिनल उसमें घुसने की जरूर कोशिश करें। बिल्कुल। स्ट्रीक वाली दुनिया में स्नैपचैट, और कहते हैं कि उसमें तो सेव होता ही नहीं हमारा चैट, किसी के पास रिकॉर्ड ही नहीं है। इंटरनेट पे कोई चीज़ डिलीट नहीं होती है। अब इंटरनेट का मतलब गूगल नहीं है, इंटरनेट का मतलब सोशल मीडिया ऐप्स हैं, कुछ भी है। एक बार कुछ डल गए इंटरनेट पे, उसको वापस लाया ज़रूर जा सकता है आसानी से। तो ये चीज़ें मार्केटिंग के लिए अच्छी है। वो फेयर एंड लवली का ऐड आता था ना कि गोरा कर देंगे, क्या फेयर एंड लवली सही में गोरा कर देती है? नहीं ना। स्नैपचैट का भी वही है कि ये सब बातें बोल के लोगों को आकर्षित करना, टीनेजर्स को, कि वो ये सब करें। और उस चलते कितनी बार लोग अश्लील चीज़ें शेयर करते हैं और उनको लगता है ये डिलीट हो गया है, बट वो रिकॉर्ड्स में रहता है। एक वेबसाइट है myactivity.google, अगर आप उस पर जाएंगे तो आपको जो ईमेल आईडी है उसके सारे चिट्ठे पता लग जाएंगे कि आपने पिछले कितने महीनों में क्या डाउनलोड किया, क्या देखा, क्या नहीं देखा। तो कहने का मतलब है हर चीज़ का रिकॉर्ड है। आप ये मत सोचिए जी मैं तो इंटरनेट पे हूँ, फ्री है, कुछ भी कर सकते हैं, डिलीट हो सकता है ना। इंटरनेट पे कुछ डिलीट हो सकता है ना, इंटरनेट पे कुछ फ्री है। और इंटरनेट पे 2400 घंटे साइबर क्रिमिनल्स लगे हुए हैं हर किसी को अपना शिकार बनाने के लिए। कौन सा वो है बता दी? माई एक्टिविटी ऑन, myactivity/google। तो आप लोग भी जाकर चेक कर और अगर आप गूगल और भी अगर आपको जानना है तो गूगल पे जाइए। गूगल का अगर आप नॉर्मल अपना गूगल पे जाते हैं लैपटॉप पे, उसके डैशबोर्ड देखिए आप, गूगल डैशबोर्ड। गूगल डैशबोर्ड पे सारा चिट्ठा होता है पूरा आप, और उसमें एक्टिविटी करके एक ऑप्शन आता है। एक्टिविटी पे जाएंगे तो आपको दिखेगा जी आपकी पूरी एक्टिविटी हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है। और एक और चीज़, लोग इनकॉग्निटो मोड में चीज़ें करते हैं। इनकॉग्निटो मोड की जी उसमें तो सेफ है। एक लेयर ज़रूर है, नॉर्मल मोड से एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ज़रूर है, बट इसका मतलब ये नहीं इनकॉग्निटो मोड कोई नहीं पढ़ सकता। आज की डेट में सिर्फ डार्क वेब इकलौता ऐसा स्पेस मैं बोल सकता हूँ जहाँ पर हाँ किसी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं है, वहाँ कुछ ट्रेस नहीं है। लेकिन उसी चीज़ के चलते साइबर क्राइम्स वहाँ हो रहे हैं और इलीगल एक्टिविटी हो रही है। आप बेसिक लॉजिक देखिए ना, साइबर क्रिमिनल्स क्यों डार्क वेब पर ही एक्टिव हैं? उनको पता है ये सारी की सारी चीज़ें गूगल सब इधर उधर कहीं ना कहीं हमारा ट्रेस छोड़ देती हैं, जिसको मैं डिजिटल फुटप्रिंट बोलता हूँ। आप नक्शे अपने कदम छोड़ देते हैं पीछे, लेकिन डार्क वेब पर कोई ट्रेस नहीं है और ना कोई प्रूफ है। तो जहाँ कोई ट्रेस नहीं, कोई प्रूफ नहीं, किसी की कौन क्या है क्या नहीं है कोई ये नहीं पता, तो वो तो किसी भी क्रिमिनल के लिए सेफ स्पेस हो गई ना, वहाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमारी गलतियाँ या हमारे डाटा जो लीक हो रहे हैं वो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है। और इसका एक बहुत सरल एग्जांपल है, आपने अगर कोई डेटा दे दिया, ठीक है, मैं इनफैक्ट एक रियल लाइफ केस ले लीजिए, जो लाइव केस है। 3 हफ्ते पहले मैं किसी को जानता हूँ, तो उनका मुझे कॉल आता है। अच्छा वो बच गए, लेकिन कॉल क्या आता है, उन्होंने कहा मेरे बेटे से बात करिए। अच्छा बात कराइए। बेटा कहता बड़ा डरा। तो मैंने कहा क्या हो गया? अच्छा बेटा कॉलेज में, ऐसा छोटा भी नहीं है, कहता मैं कॉलेज में था और मुझे कॉल आता है कि मेरे फादर जो हैं तो बुरी तरह घायल हो चुके हैं रोड पे, और कौन को ऐसे ठोक के चला गया है, और आप जो हैं आप जल्दी आ जाओ इधर। अच्छा 5 मिनट बाद फिर कॉल आता है, अच्छा आप आओ मत, उनको हम एक हॉस्पिटल में कर रहे हैं, हॉस्पिटल का एड्रेस दे दिया, लेकिन जल्दी से पैसे ट्रांसफ़र कर दो क्योंकि बड़ी दिक्कत हो गई है। बाय चांस की बात है जो बेटा है मदर का कॉल आ गया, नॉर्मल कॉल आ गया। बेटा डरा हुआ, बात की तो पता लगा मदर फादर तो एक साथ बैठे हुए हैं, कुछ हुआ ही नहीं फादर को। अच्छा जब बेटे ने बात की तब मैंने उसकी मदर से बात की, मैंने कहा ये जब पूरी चलो केस की बात हो रही है, लेकिन वो कहती हुआ कैसे? मैंने कहा आपने अपना एक सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं इसी वजह से हुआ होगा, बट जो आप डेटा 100 जगह बांटते हैं अपना डेटा, उससे आपके देखिए हम बेटे को टारगेट करने की कोशिश की। मैं हमेशा बोलता हूँ फास्ट फूड चेन्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट, हम जब अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, और हम क्या करते हैं, हम दे देते हैं। मैं पीछे एक रेस्टोरेंट में था, मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया, मैं वेट कर रहा था, मेरे पीछे जो भाई साहब थे उनसे जब पूछा तो उन्होंने पूछा कि मैं अपना नंबर क्यों दूँ। मैं बड़ा खुश हो गया कि ये बड़े जागरूक हैं।
तो उन्होंने बोला अगर आप ये नंबर देंगे आपको अगली बार अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा इस पर। वो भाई साहब ने अपना नंबर भी दिया, अपनी क्या नाम है, अपनी वाइफ का नंबर भी दिया, अपने बेटे का भी नंबर दे दिया, क्या और डिस्काउंट मिल जाएगा। ये नहीं सोचा कि आपके वो एक 100 रुपये के डिस्काउंट के चलते वो नंबर तो वहाँ पहुँच गया, कल को वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, आपको नहीं पता, और इस तरीके से आपको टारगेट किया जाएगा। इस केस में बच गए, लेकिन कितने केस ऐसे हमने सुने हैं जहाँ पेरेंट्स का फ़ोन नंबर लेके उनके उससे ही कॉल किया है, और ये तो चलिए एक रैंडम नंबर से कॉल हो रहा है, आजकल तो पेरेंट्स के ही नंबर से, क्योंकि नंबर आपके पास, आप जी नंबर से उससे कॉल कर रहे हैं, बच्चे को लगेगा तो मम्मी है मेरी। वॉइस क्लोनिंग के जरिए आप आवाज़ बदल के बात कर रहे हैं, तो उनको लगेगा, कहाँ कोई इतना दिमाग लगेगा कि यार ये तो कोई है ही नहीं। तो आखिरी में इतना ही कहना चाहूँगा जिससे मैंने शुरुआत की थी, भरोसा नहीं कर सकते आप, रीचेक करिए। रीचेक करना दुखदाई लगेगा, बोरिंग लगेगा, लेकिन रीचेक करेंगे तो सेफ ज़रूर रहेंगे। लेकिन जब हम इस दौर में हैं कि हम चांद पर पहुंच रहे हैं, हम स्टारलिंक की बात कर रहे हैं, उस दौर में हम इन क्रिमिनल्स को, साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ क्यों नहीं पा रहे? उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। उसका सरल सा इतना जवाब है, काफ़ी चीज़ें, जैसे मैंने कहा, पहली बात तो लोकेशन से जो खेलते हैं लोग, बॉर्डर पे बैठते हैं हमेशा। दूसरा, VPN वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं कि इनकी लोकेशन ट्रैक ना किया जाए। तीसरा, जो पैसे, जो मैंने पहले भी बात की थी, बड़ा अमाउंट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के इतने सैकड़ों अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते ना कि आप जब तक किसी एक केस की आप जांच पड़ताल करोगे कोई नई चीज़ आ जाएगी। और चौथा, ज़रूरी नहीं है साइबर क्रिमिनल आपके देश में है, बाहर भी तो हो सकता है। बाहर वाले का कैसे करोगे, क्योंकि आपका लॉ डिफरेंट है, उनका लॉ डिफरेंट है, उसको पकड़ना कितना मुश्किल है। हमने कितनी बार देखे हैं लोग कुछ भी क्राइम करके देश से बाहर क्यों चले जाते हैं, इनको पता है यहाँ का कानून अलग है, वहाँ का कानून अलग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और साइबर क्रिमिनल इसी का फ़ायदा उठाता है। आजकल तो ये भी नया ट्रेंड हो गया है कि भारत के जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको बाहर भेजा जाता है और वहाँ से स्कैम कराया जाता है, क्योंकि आप पकड़े ना जाए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि बड़े लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हो जाए? मैं एग्जांपल में रख रहा हूँ, मान लीजिए प्रधानमंत्री के साथ हो गया, मान लीजिए गृह मंत्री के साथ हो गया, या फिर विदेश मंत्री के साथ हो गया, या फिर किसी बड़े नेता के साथ, बड़े बिजनेसमैन के साथ हो गया, तब ये हो सकता है कि ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके। देखिए, हाई प्रोफाइल केस है तो चांसेस हाई हो जाते हैं। एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री जी की आपने बात की, उनका अकाउंट 2-3 बार, ट्विटर अकाउंट 2-3 बार हैक हो चुका है सामने, जो बिल्कुल न्यूज़ आई है। हाँ, फ़र्क कहाँ था, कितनी जल्दी रिकवर हुआ, 15 मिनट में रिकवरी हो गई। तो वो ज़रूर है कि रिकवरी पीरियड, सारा का सारे बात आ जाती है कि रिकवरी पीरियड क्या है, पैसों की भी रिकवरी पीरियड क्या है। और बड़े बड़े केसेस में, हाई प्रोफाइल जो केस हो जाते हैं, ज़रूर रिसोर्स ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी भारत की आबादी एक तो इतनी बड़ी है, दूसरा आप हमारे जो प्रोसीजर है वो क्लियर नहीं है, लीगली भी और नॉर्मली भी लोगों को नहीं पता कि क्या करना क्या नहीं करना। छोटी सी बात, अगर लोगों को बेसिक पता होता कि कोई भी पुलिस वाला आपको वीडियो कॉल पे नहीं बुला सकता, तो डिजिटल अरेस्ट के केस कभी बढ़ते ही नहीं। बट किसी को बेसिक नॉलेज भी नहीं पता कि पुलिस वालों का बेसिक वो क्या है। मैं ये नहीं कह रहा आप पूरी तरह घुस जाइए उसके अंदर, बेसिक तो पता होना चाहिए, जागरूकता होनी जरूरी है। जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। और ये सरकार की हर टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना पुलिस वालों की है। हम क्या करते हैं, हम ब्लेम गेम खेलते हैं, ये सरकार की गलती, ये पुलिस वालों की गलती। मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, आप जो ये केसेस सुनते हैं ना इतने की, जो न्यूज़ में आते हैं, ये हो गया वो हो गया, पीछे जो साइबर क्राइम सेल या पुलिस जो 10 केस सॉल्व करती हैं, 10 क्राइम्स को होने से रोकती है, वो कोई नहीं देखता है। वो एक चीज़ जो एक गलती से बाहर आ गई या छूट गई, उसका मुद्दा बन जाता है और सब कहते हैं जी हो गया। तो हमारी जो देश की जो फोर्सेज हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो मेहनत नहीं कर रही हैं, लेकिन रिसोर्सेज कम है, लोग कम हैं, क्राइम रेट और बढ़ता जा रहा है। और सबसे दुखदाई बात, आम नागरिक भोला है, वो बेवकूफ़ जल्दी बन जाता है। तो आप देखिए, कोई कितनी भी अच्छी पुलिस हो, कितनी अच्छी सरकार हो, अपना दिमाग तो खुद ही हमें लगाना पड़ेगा। आखिरी में खुद जागरूकता पर्सनल आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो ये ना सरकार की जिम्मेदारी है, ना पुलिस की जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार तरीके से साक्षर जी समझाने के लिए। और मुझे लगता है कि हर एक को ये पॉडकास्ट देखना ज़रूरी है और शेयर करना भी ज़रूरी, ताकि बातें आगे तक पहुँचे और फ्रॉड होने से पहले आप सतर्क रहें और सावधान रहें और बच सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया एनएफ न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका साक्षर जी। और एक आखिरी बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जब तक आप ये पॉडकास्ट देखेंगे, आप ये ना सोचिए शायद 1 महीने 2 महीने बाद देखें, तो आप ये ना सोचिए आपको सब कुछ पता है। 2 महीने में भी बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। ये सुनिए, लेकिन साथ ही साथ जागरूक रहिए। बिल्कुल। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि बदलते दौर के साथ समस्याएं बदली हैं, और जब पहले चोरी चाकू और पिस्तौल दिखा कर की जाती थी, वो आज एक OTP और एक लिंक से की जा रही है। तो ऐसे में
आपको बहुत सतर्क रहना है। क्राइम पेट्रोल का वही मैं टैगलाइन बोल रहा हूँ कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, वरना सबका नंबर आएगा और ज़रूर आएगा। तो ऐसे में इस चर्चा को सुनने के बाद, जो कि बहुत शानदार रही, ये आप शेयर जरूर कीजिए अपने करीबियों से और उनको बताइए कि हाँ, किस तरीके से आप साइबर क्राइम से, साइबर अरेस्ट से, यूपीआई स्कैम से बच सकते हैं। और बाकी कमेंट करके अपनी राय यहाँ पर जरूर दीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।